अपने आज इंट्रोडक्शन की 5th क्लास में है। इंट्रोडक्शन 5 से 6 क्लास चलता है। वी आर पॉजिटिव कि आज हम लोग इंट्रोडक्शन पैक कर लेंगे। उसके बाद विल मूव टू इंट्रोडक्शन के बाद न्यू चैप्टर सप्लाई, और इसके बाद एक चैप्टर आते जाएंगे। इंट्रोडक्शन इकलौता ऐसा चैप्टर था जिसमें आप 2 क्लास के बाद 8 में नहीं आए, तब भी आपको तीसरी क्लास समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे वैरायटीज की बातें हो रही है, सिक्वेंशियल बातें नहीं हो रही। जैसे कि आपने कंपोजिट स्कीम नहीं सुना, आरसीएम सुन लिया तो आरसीएम समझ में आ गया। जैसे लास्ट क्लास जो बच्चे नहीं आए उन्होंने कंपोजिट स्कीम आरसीएम नहीं सुना, आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट सुनेंगे, वो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगली क्लास से जो होगा वो चैप्टर चलेगा, सप्लाई चैप्टर, तो वो 4 क्लास है। यदि इसमें एक भी क्लास आपने स्किप कर दी तो फिर नेक्स्ट 3 क्लास आपको डिस्टर्बेंस आएंगे, तो वो एक के बाद एक फ्लो करके क्लास आना पड़ेगा। क्लियर? यदि आप चाहते हो कि आप जीएसटी मेरी तरह बिना कोई कॉपी किताब एकदम फ्रीडम के साथ, जैसे मैं आता हूँ ना जीएसटी पढ़ाने, ना इस क्लास तो मैंने 15 दिन पहले जीएसटी देखा है, ना मैंने इन दिनों में कोई किताब पलटी है। जीएसटी मेरे रग रग में है, रोम रोम में है, सेम विद इनकम टैक्स। तो यदि आप वैसा करना चाहते हो तो उसके लिए क्या उपाय है? उसके बहुत सिंपल सा उपाय है कि जितना आप पढ़ रहे हो उसको 3 to 4 टाइम्स रिवीजन करना। और आप क्या कर रहे हो, चेक इट। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो फिर आपका कभी वो फ्लो नहीं आएगा। आप चाहते हो कि मैं लॉ में सागर जैसा बन जाऊं और टैक्स में धरती जैसा बन जाऊं और उसमें मैं आसमान जैसा बन जाऊं, लेकिन वैसा बन तभी पाओगे जब आप भी उतनी ही रिहर्सल करोगे जितनी रिहर्सल हम लोग करते हैं। ठीक है ना? एक ही टॉपिक को हम कितनी बार बोलते हैं? आपको कितनी बार बोलना है? ठीक है? सर कैसे बोले? शीशे के सामने स्टाइल मार के। ओके, आज एक कंप्लीट रिकैप भी होगा जो कि अपने क्लास के एंड में कर लेंगे। तो अभी अपने सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं। आपने जीएसटी में से क्या क्या सीखा? आपने सीखा कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर की क्या छोटी छोटी बातें हैं, तो आपको मालूम पड़ा 40 लाख 20 लाख के बाद रजिस्ट्रेशन कराना है। इंटर स्टेट सप्लाई वालों को रजिस्ट्रेशन कराना है। आपने रिटर्न में मेरे से छोटी छोटी बातें सीखी। आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि जीएसटी में हर साल हर महीने 2 रिटर्न भरना है, जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B, और साल में एक एनुअल रिटर्न भरना है। और जीएसटीआर 1 तो आप आउटवर्ड सप्लाई के लिए भरते हो, जीएसटीआर 2A आपके पास ऑटोमेटिक जनरेट होकर आता है रिगार्डिंग योर आईटीसी। जितना जीएसटीआर 2A में बोला हुआ आप उतना ही आईटीसी क्लेम कर सकते हो। यदि आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 नहीं भरा तो ठीक है, उसको बोलो भरेगा, अगली बार भरेगा। तो अगली बार जब वो भरेगा तो अगली बार जो आपका जीएसटीआर 2A आएगा वो अपडेटेड हो जाएगा। तो सिंपल। आपने कंपोजिट स्कीम में क्या पढ़ा कि वैसे तो साल में 25 रिटर्न भी बहुत ज्यादा होता है। तो जो सप्लायर छोटे मोटे सप्लायर है जिनका टर्नओवर 40-20 लाख के ऊपर है, परंतु टर्नओवर 1.5 CR के अंदर है, वो चाहे तो अपना एक कंपोजिट स्कीम ऑप्ट कर ले। यदि वो कंपोजिट स्कीम ऑप्ट करता है तो उसको 1% जीएसटी देना है। आईटीसी नहीं मिलेगा, अकाउंट से कॉस्ट कम मेंटेन करने पड़ेंगे। लेकिन ये जो 1% देगा वो अपनी जेब से देगा और वो कस्टमर से टैक्स का पैसा रिकवर नहीं कर सकता। उसके बाद आपने आरसीएम के बारे में थोड़ा बहुत सुना। ये जीएसटी में कॉन्सेप्ट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें सप्लायर जीएसटी नहीं देते, रेसिपिएंट जीएसटी गवर्नमेंट को डायरेक्टली देता है। रेसिपिएंट जीएसटी देता भी है और उसका आईटीसी भी क्लेम करता है। ये सब आप छोटी छोटी बातें सीखते रहे। ये लिटरली एक चैप्टर है। जीएसटी में एक कॉन्सेप्ट बड़ा पॉपुलर है, इनवॉइस। पूरा जीएसटी इनवॉइस के आजू बाजू घूमता है। अच्छा, आपने आईटीसी की तरफ आइडिया ले लिया। पूरा चैप्टर पूरा जीएसटी इनवॉइस के आजू बाजू घूमता है। सप्लायर को जीएसटी देना है तो उसके लिए उसको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। बायर को आईटीसी क्लेम करना है तो उसके लिए उसके पास इनवॉइस होना चाहिए। यानी सप्लायर को इनवॉइस इश्यू करना मैंडेटरी है और बायर के लिए वो इनवॉइस होना मैंडेटरी है, अदरवाइज उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। सपोज सप्लायर ने इनवॉइस इश्यू कर दिया, सपोज बायर आईटीसी लेना चाहता, वो इनवॉइस मांग रहा है, लेकिन सप्लायर बोलता है यार मैं क्यों जीएसटी दूं, मैं इनवॉइस नहीं देना चाहता।
तो सप्लायर यदि टैक्स की चोरी करना भी चाहे तो कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बायर बोलेगा भाई मुझे इनवॉइस दे, मैं तो आईटीसी चाहिए। इसलिए जीएसटी में इनवॉइस बड़ा खास है, दोनों जन के लिए इनवॉइस मैंडेटरी है। अच्छा, इनवॉइस की एक खास बात है, बताओ, आपने नाम सुना होगा जीएसटी में बी टू बी इनवॉइस और बी टू सी इनवॉइस, नाम सुना है? एनी आइडिया अबाउट बी टू बी, बी टू सी? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। मैं दो चार छोटी छोटी बातें पूछता हूँ, बताना। बी टू बी इनवॉइस देखने में कैसा होता है? सेम एज बी टू सी या थोड़ा अलग होता है? लाल की जगह पीला, पीला की जगह हरा, ऐसा कुछ? अच्छा, कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये बी टू बी इनवॉइस है, बी टू सी इनवॉइस है? आइडेंटिफाई कैसे करते? अरे यार, तू तो बीच में 2 दिन ऑफिस जाता है, बता बी टू बी, बी टू सी क्या होता है? ओके ओके ओके, ऑलमोस्ट सही है, थोड़ा रेक्टिफाई करूंगा। जब आप इनवॉइस, जैसे मैं कहीं सामान लेने गया तो वो मेरे से पूछेगा भाई साहब आप रजिस्टर्ड हो कि नहीं रजिस्टर्ड हो? शक्ल में तो मेरा बिजनेस नजर नहीं आ रहा ना, तो मेरे से पूछेगा भाई साहब आप रजिस्टर्ड हो कि अनरजिस्टर्ड हो? बोला रजिस्टर्ड। तो बोला फिर अपना जीएसटीआईएन दे दीजिए हमें। क्या दे दीजिए? GSTIN, स्टैंडिंग फॉर जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आप मेरे को अपना जीएसटीआईएन दे दीजिए। मैं बोलता हूँ व्हाट्सएप देखिए, व्हाट्सएप कर देता हूँ उसको। वो व्हाट्सएप से इनवॉइस में मेरा जीएसटीआईएन लिख देता है। सिंस इनवॉइस में मेरा जीएसटीआईएन लिखा हुआ है, इसका मतलब वो भी बिजनेस और मैं भी बिजनेस, तो इसको बोलेंगे बी टू बी इनवॉइस। तुम सामान लेने गए, वही सामान वही दुकान, वो बोला तुमसे भाई साहब रजिस्टर्ड हो तो जीएसटीआईएन दे दीजिए। बोला हमारे पास ये सब नहीं है, हमारे पास ये सब नहीं है। तो वो आपका जीएसटीआईएन नहीं मांगेगा, मतलब जो रेसिपिएंट का जीएसटीआईएन होता है वो ब्लैंक छोड़ देगा। और बस वो सेम इनवॉइस, सेम चीज, एवरीथिंग सेम, बस इनवॉइस में रेसिपिएंट का जीएसटीआईएन है तो वो हो गया बी टू बी इनवॉइस, और इनवॉइस में रेसिपिएंट का जीएसटीआईएन नहीं है तो वो हो गया बी टू सी। फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि बी टू बी इनवॉइस के बेसिस पे आपको आईटीसी, ऑर्डर, आपको आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन बी टू सी इनवॉइस के बेसिस पे सामने वाले को आईटीसी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आपने अपना इनवॉइस में जीएसटीआईएन नहीं दिया मतलब आप रजिस्टर्ड नहीं हो। यदि आप रजिस्टर्ड नहीं हो मतलब आप जीएसटी देते नहीं हो, और जब आप जीएसटी देते नहीं हो तो आपको आईटीसी क्यों चाहिए? ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम आईटीसी। बात क्लियर क्या? तो यदि बी टू बी इनवॉइस और बी टू सी इनवॉइस बोले तो पहले तो आप इसका फुल फॉर्म बोल सकते हो, इट इज बिजनेस टू बिजनेस एंड इट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। और इसमें क्या है? रेसिपिएंट जीएसटीआईएन इट्स नोटेड। किसका है ये तुमको इंतजार? मैं हूं ना। क्या बाबर उधर उधर देखे जा रहा है? तुम्हारा दोस्त बाकी आया नहीं तो उसको फोन मार के, ओ किसका है ये तुमको? नहीं भैया मैं नहीं हूं। नोटेड रेसिपिएंट जीएसटीआईएन इज नॉट। तो रेसिपी, अच्छा भाई कॉपी मैं मारूंगा कि तुम भी मारोगे? प्लीज कॉपी करो इसको। पॉइंट नंबर बताना कौन सा? 42। इट इज बी टू बी, इट इज बी टू सी। बी टू बी में बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। रेसिपिएंट जीएसटीआईएन इज कोटेड, रेसिपिएंट जीएसटीआईएन इज नॉट कोटेड। तीसरी बात मानते,
ITC can be claimed. ITC cannot be claimed on basis of B2BC invoice. On basis of B2C invoice. अच्छा, मुझे GSTR 1 भरना है, मेरा आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स, तो बताओ मुझे एक एक इनवॉइस की डिटेल भरनी है कि सारे इनवॉइस की डिटेल मर्ज करके भर दूं? मुझे अपना GSTR 1 भरना है, मुझे अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल बतानी है, तो बताओ एक एक इनवॉइस की डिटेल भरूं या सारे इनवॉइस तो मर्ज करके एक साथ बता दूं? सपोज मैंने 50 सेल मारी है, तो 50 सेल की एक एक करके एंट्री मारूं, ये 50 सेल मिला के मेरा 40 लाख का सेल हुआ है, तो मैंने 40 लाख एक साथ लिख दूं? सिंगल सिंगल क्यों? क्योंकि मैंने अलग अलग आदमी को बेचा है, तो अलग अलग आदमी को ITC लेना है, तो उनके GSTR 2A में जाना चाहिए, तो उनका नाम लिख लिख के बताइए। लेकिन आपको पता है B2C के बेसिस पे तो सामने वाले को ITC मिलेगा ही नहीं, तो फिर B2C को अलग अलग बताने की क्या दरकार है? इसलिए GSTR 1 में B2B इनवॉइस वाइज डिटेल जाती है और B2C की कंसोलिडेटेड डिटेल जाती है। याद रहेगा? मैम, यू आर टॉकिंग अबाउट विच पॉइंट? पॉइंट नंबर 1, 2, 3, विच वन? ITC can be claimed, ITC cannot be claimed on basis of B2C invoice. Number 4, what is that? In GSTR 1, invoice wise details need to be furnished. और यहां पे क्या है? In case of B2C in GSTR 1, generally a consolidated detail need to be furnished. तो मेरी फ्यूचर की क्लासेस में यदि B2B, B2C ये सब हम लोग बातें करें तो यू वॉन्ट बी पजल्ड, बिकॉज इसमें हम लोग नॉर्मल से बात कर रहे हैं। B2B मतलब सामने वाले का GSTR दिया हुआ है और B2C मतलब बाजू वाले का, सामने वाले का GSTR नहीं दिया हुआ है। बात बाकी कलर कलर कुछ चेंज थोड़ी होता है, वो बात भाई सब सेम होता है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे लगे आप ये भी बता दो, ये GSTR क्या चीज है? फुल फॉर्म तो तुमने बता दिया, स्टैंडिंग फॉर GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एग्जैक्टली क्या चीज है ये भी बता दो। तो एग्जैक्टली ये चीज है रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे इंस्टीट्यूट में आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, वैसे GST में ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये कितना डिजिट का कोड होता है? तो ये एक 15 डिजिट का कोड होता है, 15 डिजिट कोड। ये 15 डिजिट कोड क्या है ये भी मैं बता देता हूं। इसके पहले 2 डिजिट में होता है आपका स्टेट कोड। जैसे हमारे वेस्ट बंगाल का स्टेट कोड है 19, हर स्टेट का अपना अपना कोड है। तो बिहार का अलग, हाँ बिहार का क्या है? बिहार का 10। तो हर स्टेट का अपना अपना कोड है। नेक्स्ट 10 डिजिट होगा आपका पैन, इनकम टैक्स नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। उसके बाद वाले डिजिट में आएगा आपका जेड। यहां पे जेड फिक्स है, जेड का कोई लॉजिक है? नहीं, कोई लॉजिक नहीं। फिर ये है नंबर ऑफ प्रीमाइसेस यू हैव, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन यू हैव, एंड लास्ट वाला रहेगा अननोन नंबर। यानी यदि मैं अपना GSTR बोलूं तो 15 में से 14 डिजिट तो मैं बोल दूंगा। यदि तुमने अभी तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, लेकिन यदि तुम स्टार्ट करो तो तुम्हें 15 में से 14 नंबर तो तुम्हारा पता है। फर्स्ट 2 डिजिट 19,
बिकॉज वी आर इन बंगाल। नेक्स्ट 10 डिजिट माई पेन, और उसके बाद आना है जेड फिक्स, और सिंस से पहली रजिस्ट्रेशन आपकी तो 01 मतलब 1, सिंस से आपका पहला रजिस्ट्रेशन है तो 1, और लास्ट वाला नंबर अननोन नंबर, वो अननोन नंबर डिपार्टमेंट आपको पता, एंड दैट इज वाई मुझे अपना जीएसटीआई नहीं पता जब तक मैं उसके लिए अप्लाई ना करूं। जब अप्लाई करूंगा तो मेरा जीएसटीआई जनरेट हो क्या है, बात क्लियर। वो जीएसटीआई जब मैं इनवॉइस पे डालूंगा तो मुझे मिलेगा B2B इनवॉइस, राइट। श्योर, 15 डिजिट कोड लिख लो क्या एग्जाम में इसको, प्लीज कॉपी दिस, नोट नंबर 43। हाँ, 15 डिजिट कोड है, 10 से ऊपर क्या है, 15 डिजिट कोड। ओ नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आपका कितना रजिस्ट्रेशन होगा, 1 2 3 4 और कितना, अभी तक तो ऐसा कोई मेरे को मिला नहीं। अभी तक यदि ऐसा होता है तो फिर जेड है ना, इसको यूज कर लेंगे अपने। जेड तो इसलिए रहा हुआ है ना कि किसी कारण से यदि मुझे यहाँ पे कुछ डालना पड़ा, जेड का कोई लॉजिक थोड़ी है, जेड तो एक रिजर्व डेटा है, ये कुछ नहीं मिला इसलिए यहाँ पे भी जेड डाला हुआ है, जब दरकार पड़ा यूज करेंगे। जैसे मेरा 2 रजिस्ट्रेशन है, मेरे प्रयास का 2 रजिस्ट्रेशन है, प्रयास तो नहीं, मेरा संजय मुंद्रा नाम से रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो मेरा जीएसटीआई तुम देखोगे तो यहाँ पे 2 नजर आएगा, मतलब मैंने 2 रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो यहाँ पे मेरा 2 आता है। नॉर्मली तुम जिसका भी देखोगे सबका यहाँ पे 1 रहता है, अभी चेक कर लेना। रजिस्ट्रेशन से बाहर आते हैं, जीएसटीआई से बाहर आते हैं, ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे एग्जाम्स का कम से कम ये जो 5 क्लास किया तुमने उससे तुम्हारे एग्जाम्स का 10 नंबर कवरेज हो गया। ओके, 10 नंबर तो ज्यादा हो गया, 10% कवरेज हो गया। 2-3 छोटी छोटी बातें और करें फिर घर चलते हैं, और क्या। मुझे बताओ एक्सपोर्ट पे जीएसटी लगता है क्या, एनी आइडिया। जैसे मैं लोकल में माल बेच रहा हूं तो मुझे जीएसटी देना पड़ेगा, यदि मैं फॉरेन में माल बेच रहा हूं, मैं बांग्लादेश को माल बेच रहा हूं, तो बताओ क्या मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। आईजीएसटी एक ही बात है, जीएसटी देना पड़ेगा, जीएसटी आईजीएसटी वॉटेवर देना पड़ेगा। क्या लगता है तुम्हारा मन क्या बोलता है, तुम्हारा मन बोलता है व्हाट्स रॉन्ग, मतलब सब तो सेम है, तो फिर लोकल में बेचो उनको बेचो देना ही पड़ेगा। तो पीछे लेकर आता हूं, 1995 अराउंड, जब 1990s में समझ लो, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री वो साउथ इंडियन कौन भाई साहब थे कांग्रेस के, नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव जब हमारे देश के पीएम थे, उस समय हमारी देश की अवस्था ये थी कि आप फॉरेन में शादी करना तो छोड़ो, फॉरेन में इलाज करने के लिए भी जा रहे हो ना तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन से जाना पड़ता। मतलब फॉरेन आज तो तुम ये सोच भी नहीं सकते, तुम्हारा मर्जी है, चल टिकट बुक कर, चल चलते, उठाया चल। सिर्फ कितने साल पहले की बात है, 30-35 साल पहले की बात है। यदि आपको फॉरेन में इलाज भी करवाना है ना कि सर मेरी मम्मी का तबीयत बहुत खराब है, सिंगापुर में इलाज होगा, तो सरकार बोलती ना ना इंडिया में करा लो, बहुत है बहुत है। नहीं सर इंडिया में नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर वहां पे बोला नहीं यार फॉरेन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप फॉरेन में जाएंगे तो आप फॉरेन एक्सचेंज खर्च करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज खर्च करेंगे तो देश का एक्सचेंज रेशियो बिगड़ जाता है, जिसको आप लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, वो बीओपी बिगड़ जाता है। तो आप फॉरेन की सर्विसेज मत लीजिए, आप फॉरेन में जाइए मत, फॉरेन एक्सचेंज में खर्च मत करिए। ये जबरदस्त प्रॉब्लम चल रही थी, फिर नरसिम्हा राव ने ही कुछ स्टेप्स ऐसे लिए, ये कुछ पॉलिसी चेंज की, आज बहुत सारी पॉलिसी चेंज की, और उसके कारण आज ये पोजीशन है कि हमारे यहाँ फॉरेन में जितना खर्चा करना है करो, कोई प्रॉब्लम।
श्रीलंका, सर अचानक आप एक्सपोर्ट से यहाँ कहाँ चले गए? आ रहा हूँ उसी टॉपिक पे। श्रीलंका का हालत बुरा है क्या? क्यों? क्योंकि कोरोना आ गया, उनकी मेन टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी थी। कोरोना आ गया, टूरिज्म आया नहीं, लोग आए नहीं, लोग आए नहीं तो फॉरेन एक्सचेंज में पैसा नहीं मिला, फॉरेन एक्सचेंज में पैसा नहीं मिला तो कंट्री बैठ गया। यानी किसी भी कंट्री का ग्रोथ या रिटेंशन या सक्सेस या एग्जिस्टेंस इस बात पे डिपेंड करता है कि उस कंपनी के पास फॉरेन एक्सचेंज कितना आ रहा है। अब बताओ फॉरेन एक्सचेंज कितना आएगा, कहां से आएगा? ऑब्वियसली एक्सपोर्ट से। मैं माल बेचूंगा फॉरेन से, मेरे को पैसा मिलेगा। इंडिया वाले भी पैसा ही देते हैं, लेकिन भाई इंडिया वाले इंडियन करेंसी में देते हैं और फॉरेन वाले फॉरेन करेंसी में पेमेंट करेंगे। तो जब फॉरेन करेंसी में मुझे पेमेंट आएगा तो मेरा कंट्री का ग्रोथ है। बात आप अपने लॉ वाले टीचर पेमा में जब वो पढ़ाएंगे उनसे और अच्छे में पढ़ना। लेकिन बात है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी कंट्री का ग्रोथ तब है जब वो फॉरेन एक्सचेंज में पैसा है, तब वर्ल्ड वाइड उसके पास स्टेबिलिटी जाती है। यानी सब कंट्री एक ही बात चाहती है कि हमारे देश का एक्सपोर्ट प्रमोट। एक्सपोर्ट प्रमोट कैसे होगा? एक्सपोर्ट प्रमोट तभी होगा जब आप अपना माल एक्सपोर्ट में सस्ता करो। यदि आपका माल 140 का है तो एक्सपोर्ट करते समय उसको 120 में बेचो। अब सोचो आपको एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए आपको अपना एक्सपोर्ट का प्राइस कम करना है और उधर से आप बोल रहे हो कि एक्सपोर्ट पे जीएसटी ला दो। मतलब 100 रुपए का प्रोडक्ट है उसको 118 कर दो, तब तो यार वो ऐसे ही फॉरेन मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगा। हम लोग ग्लोबल कंपटीशन में फंसे हुए भाई साहब, सब जन अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, आप अकेले नहीं बेच रहे। तो ऐसे में आपका प्रोडक्ट सस्टेन कैसे करेगा ग्लोबल मार्केट में? उसको सस्ता करिए। उसके लिए गवर्नमेंट को कई बार सब्सिडी देनी पड़ती है कि पैसा मैं दे दूंगा, तुम एक्सपोर्ट कर, दाम थोड़ा कम कर। यहाँ पे आप जीएसटी लगाने की बात कर रहे हो? ना ना दादा, आप इकोनॉमी से बहुत दूर हो। यानी फाइनली एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लग सकता। ठीक है, बात क्लियर? क्यों भी क्लियर? अब यदि एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता, ध्यान से सुना, ऐसा नहीं कि पिक्चर शेष होती। एक्सपोर्ट को हम लोग कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। क्या कहते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई। लिटरली जीरो रेटेड सप्लाई में दो टर्म आते हैं, एक एक्सपोर्ट और एक आता है क्लियरेंस टू सेज। नाम सुना है? सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो कहां सुन लिया नाम? अच्छा न्यू टाउन। अच्छा न्यू टाउन में तुमने देख लिया सेज। अच्छा इकोनॉमिक्स में भाई बड़े अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छी अच्छी बातें सीख के आए हो। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई, यानी इन दोनों पे जीएसटी नहीं लगती। सेज की बातें बाद में करूंगा, पहले बात कर रहा हूं क्या? एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट में मैं लिखा दूंगा तो क्यों परेशान? एक्सपोर्ट में जीएसटी नहीं लगती, इसका हमने दो तरीका दिया है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। जो आपको अच्छा लगे बिजनेसमैन वो ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है। ऑप्शन 1, आप जब माल एक्सपोर्ट के लिए निकाल रहे हो देन पे जीएसटी, ऑब्वियसली आईजीएसटी। आप इसके ऊपर आईजीएसटी पे कर दीजिए। अरे अभी तो आप बोले एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं रहेगा और अभी आप बोल रहे हो आईजीएसटी दे दो। अरे सुनना पड़ा, क्यों बड़ी मसला है? पे आईजीएसटी पे कर दिया। लेटर शो द प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट। आप हमें प्रूफ दिखा दीजिए कि आपका माल एक्सपोर्ट हुआ। हाँ तो दिखा दिए। क्लेम रिफंड, जितना जीएसटी दिया था उसका रिफंड क्लेम। तो जितना आपने जीएसटी दिया था सबका आप रिफंड क्लेम। दैट इज द वन वे। ये भी अच्छा लग रहा है, एक बार पे कर दो, उसके बाद प्रूफ दिखा दो भैया आपका एक्सपोर्ट हुआ है, उसके बाद अपना रिफंड। फैक्ट्री से माल निकला, जीएसटी पे करके माल निकालो। बाद में उतना जो भी एक्सपोर्ट की फॉर्मेलिटीज है, प्रोसीजर है, उसको फिलअप करो। जब आपके पास फाइनल एक्सपोर्ट का प्रूफ आ जाए, वो प्रूफ जीएसटी डिपार्टमेंट में सबमिट कर दीजिए, आपके पास रिफंड आ जाए। दैट इज द वन वे। अनदर वे इज
डू नॉट पे जीएसटी। तो साइन अ बॉन्ड, एक बॉन्ड साइन करिए या अंडरटेकिंग साइन करिए कि मैं ये जो सामान अपनी फैक्ट्री से निकाल रहा हूं, आई एश्योर यू कि मैं इस पे जीएसटी पे कर दूंगा, सॉरी मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। बस लेट अस शो द प्रूफ। बाद में अपना प्रूफ दिखा देना कि हाँ भैया मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, तो आपको जीएसटी नहीं देना। तो आपके पास दो चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे वो चॉइस आप अप्लाई। आप बताओ, आप यदि हो बिजनेसमैन तो आप कौन सा मेथड ऑफ करेंगे? मैडम आपसे पूछते हैं। नहीं नहीं, दोनों में एक ही बात है। आप एश्योरेंस दे रहे हो कि मैं अपनी फैक्ट्री से जो माल निकाल रहा हूं, ये वाला लॉट निकाल रहा हूं, ये वाला लॉट में एक्सपोर्ट करूं। तो आप बॉन्ड साइन कर दिए इस लॉट के लिए, अंडरटेकिंग साइन कर दिए, बाद में लॉट आपका एक्सपोर्ट हो गया, आप अपना प्रूफ दिखा के अंडरटेकिंग विड्रॉ करवा दिए, भैया मेरा काम हो गया, मतलब अंडरटेकिंग कैंसिल करवा। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको पूरा ही एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यदि आपकी फैक्ट्री से 50 लॉट निकल रहे हैं, 20 एक्सपोर्ट होने वाले हैं, तो 20 लिए अंडरटेकिंग दीजिए, 30 लिए अंडरटेकिंग मत दीजिए। हाँ, which one is better? One, why? One, why? Safe. What kind of safe? हाँ, one, why? अरे why? अच्छा मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ। एक माड़ू का बड़ा प्रॉब्लम होता है। माड़ू है तुम? माड़ू है। ये माड़ू का बड़ा प्रॉब्लम होता है। माड़ू मतलब मारवाड़ी। मारवाड़ी का क्या प्रॉब्लम होता है कि जब इसको ऊपर खुद को ऊपर लगता है ना, तभी उसका बुद्धि जगता है। और दुनिया जहान में कुछ हो रहा है, यानी पड़ोस के ऊपर जीएसटी का रेट पड़ा तो ऐसे देखेगा, और जब खुद को ऊपर पड़ेगा तभी साली आंख से आंसू निकलेंगे। बड़े ही बदमाश होते हैं। तो मैं तुम्हारे ऊपर पढ़ाता हूं, तुम बता, तुम हमारी ट्यूशन ज्वाइन कर रहे हैं? तो बड़ा इंटेलिजेंट लड़का। तो हमने अभी एक स्कीम लाई है कि हमारे यहां से जो रेंट लाएगा उससे हम फीस नहीं लेंगे। स्कीम अनाउंस किया टू पुश द रेंटर्स इन द सेशन। तो हमने एक स्कीम लाई है कि जो भी हमारे यहाँ रेंट लाएगा उससे हम लोग कोई फीस नहीं लेंगे। अब हमने दो ऑप्शन दिए, यू जॉइन अस, पे द फीस, बड़ी अच्छे से रेंट लेके आइए, शो मी द प्रूफ कि आपका रेंट आया, हम आपकी फीस आपको लौटा देंगे। ऑल्टरनेट टू, आप एक बॉन्ड साइन कर दीजिए, कोई फीस मत दीजिए, एक बॉन्ड साइन कर दीजिए कि सर मैं लाऊंगा रेंट सर, बस बॉन्ड साइन कर दीजिए, डू नॉट पे द फीस। बड़ी आराम से पढ़िए, बाद में रेंट का प्रूफ दे दीजिएगा, हम आपसे कोई फीस ही नहीं लेंगे। और इन केस यदि आपका रेंट नहीं आया तो उस बॉन्ड में आपने लिखा ही है कि मैं मोहित इस बात की आपको अंडरटेकिंग देता हूं कि मैं इस बार रेंट लाऊंगा। इन केस मेरा रेंट नहीं आया तो मैं आपको फीस विथ 12% इंटरेस्ट या 18% इंटरेस्ट पे करूंगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो 6 महीने में क्या इंटरेस्ट लग जाएगा, क्या ताबड़तोड़ लग जाएगी। अब पता विच वन इज बेटर, इन दोनों में कौन सा चॉइस तुम लोगे? तुम क्या लेगा? मोहित दुकान तुम्हारी बहुत अच्छी चल रही है, ये बात तुमने मुझे बता ही दी। हाँ, जेब में बहुत पैसे बच रहे हैं तुम्हारे, तभी ये बात बोल रहा है आप लीजिए ना यार, बाद में दे दीजिएगा। लेकिन दोस्त, बिजनेस की प्रॉब्लम ये है ना कि बिजनेस के पास हमेशा लिक्विडिटी क्रंच रहती, बिजनेस के पास कभी पैसे नहीं रहते, तो हमेशा वो ऑप्शन चूज करता है जिसमें अभी पैसा ना देना हो। इंटरेस्ट क्यों देना पड़ेगा? मैं तो चीटर हूं क्या? मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा यार, माल निकाल रहा हूं, एक्सपोर्ट लेके एक्सपोर्ट होगा ही, कहां जाएगा? यदि आज मैं फैक्ट्री से माल क्यों निकाल रहा हूं? जहाज में ले आने के लिए क्यों निकाल रहा हूं? ऑब्वियसली मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है, तभी तो मैं अपना माल निकाल रहा हूं। अब एक्सपोर्ट का एक फॉर्मेलिटीज होता है, प्रोसीजर होता है, उसे तो उसमें 7-8 दिन 15-20 दिन लग जाए, तो तब तक के लिए मैं आपको बॉन्ड साइन करके दे दिया, 15 दिन बाद मेरे पास एक्सपोर्ट हो जाएगा, मैं आपको वापस मेल कर दूंगा, हो गया बॉन्ड रिलीज। क्यों पैसा दूंगा? मेरे पास पैसा आराम से आ रहा है, पैसा है तो मैं और माल खरीदूंगा और अच्छा दुकान चलाऊंगा।
व्हाई शैल आई पे यू? उल्टे पैसा दे दूंगा तो मेरा इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया। यू नो मैं सारा लोन पे बिजनेस कर रहा हूं, सारा मेरा बिजनेस लोन पे चल रहा है। तो यदि मैं और बैंक से ओडी निकालूंगा आपको पे करने के लिए, तो मेरा वहां पे 18% इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सबके जेब में पैसे थोड़ी है। आज यदि मुझे एक कोचिंग सेंटर और खरीदना है तो मैं भी तो बैंक लोन लेके कर दूंगा। घर में तो 10 करोड़ इकट्ठे थोड़ी करके ले निकाल के बैंक प्रॉपर्टी खरीद लिया। होंगे मेरे पास 200 करोड़ भी होंगे तो क्या हुआ, 200 करोड़ कहीं ना कहीं तो लगे हुए हैं ना भाई, ऐसे टांग पे थोड़ी रखे हुए हैं कि 200 करोड़ निकाल के दे दिया। तो हर बिजनेस का पैसा कहीं ना कहीं तो ब्लॉक है, तो वो क्यों पैसे निकाल के IGST पे करेगा? वो अपना अकाउंट साइन करेगा, काम खत्म। तो सरप्राइजिंगली तुम लोग ने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया। अदरवाइज दुनिया में कोई इंसान पहला नहीं बोला, सभी टू ही बोलते हैं। यार क्यों पैसा देगा अपनी जेब से? और ये तो अजीब लड़का हो गया, बोलता मैं ट्यूशन वाले को पैसा दूंगा। हाँ, यू सेड ऑप्शन 3। और ये तो ट्यूशन वालों को भी पैसा दे रहा है, ले लीजिए आप पैसा। पैसा जमा कर दिया? छोटा नहीं का, पैसा खुद का जमा नहीं किया है, यहाँ पे बोल रहा हम तो पैसा जमा कर देगा। भाई हमारे वीडियो वाले बच्चों में बताते थे, लाइव वाले क्या है ना, जब मेरा प्रवचन पढ़ जाता है ना उसके बाद ही अपना थॉट प्रोसेस अप्लाई करते हैं। उसके पहले जब मैं इनसे पूछता हूं तब ये थॉट प्रोसेस अप्लाई नहीं करते। तो फाइनली ये हुआ कि ऑप्शन 1 इज नॉट गुड, ऑप्शन 2 इज एब्सोल्युटली बेस्ट। कौन पैसा देगा? हाँ सर हम ले आएंगे रैंक, पढ़ाना शुरू करेंगे, पढ़ लेंगे, रैंक आया तो आया, नहीं आया तो दे देंगे। देना तो ऐसे भी है वैसे भी है, लास्ट में देंगे। अभी कौन देगा? तो कोई अभी नहीं देने वाला। अब प्रश्न आता है कि जब सभी जानते हैं कि ऑप्शन 2 इज बेटर, तो फिर ऑप्शन 1 रखा ही क्यों? द थिंग विच इज एब्सोल्यूट उसी को चलने दो, फिर आपने ऑप्शन 1 को ऑप्शन नहीं क्यों दिया मुझे? एनीवन? और क्या? ऑप्शन 2 जब एब्सोल्यूट है देन भाई ऑप्शन 1। और ये जो तुम इस क्वेश्चन को जैसे लाइटली ले रहे हो ना, CMA फाइनल में जाके क्वेश्चन आया इसी एक्सपोर्ट के ऊपर कि वेदर GST वेदर एक्सपोर्ट इज लायबल टू GST, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट आर द वेरियस मोड, व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल फॉर एक्सपोर्टर, एंड नंबर 3 था व्हिच ऑप्शन इज बेटर। दिस इज द वे ऑफ द मॉडर्न एग्जामिनेशन। पहले चीज पूछेगा, फिर उसके बाद वाली चीज पूछेगा, फिर उसके बाद वाली चीज पूछेगा। आपको पहला आ जाएगा बिकॉज व्हाट इज एक्सपोर्ट आप जानते हो, व्हाट इज द मोड आपको पता है, 2 ऑप्शंस है, सभी ने पढ़ा है। फिर तीसरा उसने क्या पूछ लिया, लॉजिकल पूछ लिया, जो किसी किताब में नहीं है। तो आपको 5 में से 3 नंबर आता है, 2 नंबर नहीं आता। दैट इज द वे दे आस्क। हाँ तो बताओ क्या करना है? why the one option is there, which option is better, and why the one option is there? ये बहुत बदमाश लड़के हैं, तुम लोग को पहले बता देते हैं। If I can study, if I can read a student तो मैं बता देता हूँ, बहुत बदमाश लड़के। कोई लॉजिक नहीं लेकिन आंसर नहीं है। इन सम आई थिंक इन सम प्रोडक्ट, अरे क्या सम प्रोडक्ट बता, पेरिसेबल प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, 1 और 2 में क्या अंतर हो जाएगा बताइए? उल्टी ऐसा क्या? Then what? Then you'll have to pay GST. What wrong in that? ऐसे भी तो GST देना है, ऐसे भी देना है। वो इंटरेस्ट तो थोड़ा बहुत लगेगा। What wrong in interest? इंटरेस्ट दे देंगे। And answer is basically you are struggling, but नहीं आंसर नहीं मिल रहा है तुमको। आंसर ये है दोस्त कि तुमने शायद GST को अभी तक ढंग से समझा नहीं है कि GST जब पे करना रहता है ना तो वी आर हैविंग 2 पॉकेट्स, 1 कैश पॉकेट, another ITC pocket. So if I have sufficient balance in my ITC, I will pay. No, I will pay because मैं तो कैश तो नहीं देना पड़ रहा है, मेरे पास ऑलरेडी क्रेडिट है। I will pay from ITC and later I will get the refund in cash.
In that manner, I will convert ITC into cash. So whenever I will have sufficient ITC, I will say I will choose option 1. I wish to pay. But if I don't have surplus balance in ITC, मेरे को बैंक से निकाल के देना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा ना बैंक से नहीं निकालूंगा. I will choose option 2. I will sign the bond. So both the options are having the great relevance. The persons who are having sufficient ITC, they will go for option 1, and the person who are not having sufficient ITC, they will go for option 2. Is everything clear? Crystal clear. तुम आंसर दे सकते थे, तुम्हारे में इतना इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस अप्लाई करो, राइट? ये वो इन्वायरमेंट मैं तुम्हें दे रहा हूं कि जिसमें तुम खुद सोचो, अदरवाइज मेरी क्लास से क्वाइट फास्टर हो जाए. चलो, नाइस. अच्छी बात क्या है कि यू आर पुट इन एफर्ट, ट्राई कर रहे हो तुम. तो फाइनली एक्सपोर्ट इज फंडामेंटली नॉट लायबल टू जीएसटी, लेकिन ऐसा बोला नहीं जाता. हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट इज एन इंटर स्टेट सप्लाई एंड लायबल टू जीएसटी. बट एक्सपोर्टर इज हैविंग 2 choices: पे जीएसटी, शो द प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट, क्लेम रिफंड. डू नॉट पे द जीएसटी बट साइन अ बॉन्ड दैट आई विल एक्सपोर्ट दिस कंसाइनमेंट. Later you will have to show the proof and get the bond released. दोनों बात क्लियर? अब एक बात मुझे बताओ जो मुझे तब नहीं समझ में आती. Why export is called zero rated supply? So if you are not paying GST, so you can say it as exempt supply, exempted supply. Why are you saying zero rated supply? I tell you 3 things. One is exempted supply. जैसे बोल रही थी सर, मेरा एक फ्रेंड फिश का प्रोडक्ट करता है, वो जीएसटी नहीं देता, तो फिश इज एन एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट इन जीएसटी. वो आप एग्जेम्पशन चैप्टर की 6 क्लास जब करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा जीएसटी में कहां कहां एग्जेम्पशन है. तो फिश इज एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट. एक होता है नील रेटेड प्रोडक्ट. नील रेटेड प्रोडक्ट, मेरी किताबों के ऊपर जीएसटी की रेट है 0%, तो उसको क्या बोलते हैं? नील रेटेड प्रोडक्ट. एक हुआ नील रेटेड प्रोडक्ट, एक हुआ एग्जेम्प्टेड सप्लाई. दोनों का मतलब ये हुआ कि इन सब पे जीएसटी नहीं देना. व्हाट इज दिस जीरो रेटेड सप्लाई एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नील रेटेड सप्लाई? नील रेटेड सप्लाई टेक्निकली वो प्रोडक्ट होते हैं जिसके ऊपर रेट ऑफ जीएसटी 0% होती है, जैसे एग्रो प्रोडक्ट 0%. जीरो रेटेड सप्लाई वो होता है जिसमें 2 चीज आती है. नंबर 1, एक तो एक्सपोर्ट और एक क्लियरेंस टू सेज. सेज की भी मैंने बात छेड़ी नहीं है, तो सेज पूछ भी नहीं रहा हूं. तो एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई की. दिमाग में क्यूरियोसिटी आ रही है? दिमाग में क्यूरियोसिटी आ रही है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी. हम लोग पब्लिशर्स ये सोचते हैं, आई एम एंगेज्ड इन पब्लिकेशन बिजनेस आल्सो, तो एज अ पब्लिशर आई थिंक कि एक्सपोर्ट पे या किताबों पे जीएसटी लगा दो, क्या इसको एग्जाम कर रहा है, लगा दो इसको. अच्छा, ऐसा क्यों? मैं बताता हूं. देखो, मैं किताब कैसे बनाता हूं. मैं मार्केट से पेपर खरीदता हूं. जब मैं मार्केट से पेपर खरीदता हूं तो मैं उसके ऊपर 12% जीएसटी देता हूं. तो सपोज मुझे 1000 किताब प्रिंट करनी है, तो मेरे को करीबन 1 लाख रुपए का पेपर खरीदना पड़ा, और उसके ऊपर मैंने जीएसटी पे दिया 12,000, 1,12,000. फिर मैंने प्रिंटर को पकड़ा. प्रिंटर ने बोला सर जी आपका 80,000 रुपये लग जाएगा प्रिंटिंग चार्जेस. मैंने बोला दे दो भाई. 80,000 का मैंने प्रिंटिंग कराया. इस प्रिंटर के ऊपर मेरे को जीएसटी देना पड़ा. जीएसटी रेट प्रिंटिंग के ऊपर सपोज 18%, 14,400, 94,000. फिर मैंने किताब की बाइंडिंग कराई. बाइंडिंग के ऊपर मुझे एक किताब के ऊपर 20 रुपया बाइंडिंग लग जाती है, तो मैंने बाइंडिंग चार्जेस दिए 20,000. इसने भी सर्विस चार्ज पर मेरे से जीएसटी ले लिया 18%. ये सब मिला के मेरा पड़ा फाइनल प्रोडक्ट. फाइनल प्रोडक्ट, अब मैं फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बना रहा हूं. तुम्हारे कॉस्ट शीट टीचर को ध्यान रखना, ठीक है? ध्यान रखना, मेरा प्रोडक्ट एग्जाम्प्टेड है, यानी मुझे आउटपुट पे जीएसटी नहीं देनी है. तो बताओ मेरा पेपर का कॉस्ट कितना?
1,00,000 की 1,12,000। लाउडर, मेरा पेपर का कॉस्ट कितना? सन्नाटा। 1,00,000 की 1,12,000। 1,00,000 की 1,12,000। तो इतनी देर सन्नाटा क्या बना दे रहा था? कॉस्टिंग के सर को याद कर रहा था। चीटर। देख दोस्त, तुम्हें अपना प्रॉम्प्टनेस को बहुत तेज करना है। तो पास होने आया कि जीएसटी सीखने आया? चीटर, पास होने भी आया है। और यदि पास होना है तो एग्जाम में 3 घंटे के अंदर वो परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा जो इतना तूने अभी 9 महीने में सीखा है। अब 3 घंटे के अंदर वो परफॉर्मेंस, इसलिए इंस्टीट्यूट कई बार पेपर फास्ट मतलब लेंदी बनाता है। लेंदी बनाता है, 7 में से 6 में से एक पेपर पक्का है लेंदी आएगा। ऐसा लेंदी कि सब बच्चे बोलेंगे मेरा 20 नंबर का छूटा, तो बोले मेरा 15 नंबर का छूटा, तो बोले मैं तो 30 नंबर का छूट गया। एक पेपर भयंकर लेंदी बनाते हैं, उनका स्ट्रैटेजी। एक पेपर भयंकर टफ बनाते हैं, और ये 2 पेपर से लोग ने काटना शुरू करते हैं कि इसमें तो बच्चा 70 नंबर का अटेम्प्ट किया, पास ना होगा। एक टफ बनाया उसने तो 60 नंबर का अटेम्प्ट किया, पास ना होगा। इससे ये जो 2 पेपर बनते हैं ना, टफ एंड लेंदी, बाद बाकी एवरेज है इजी। इन 2 पेपर से वो हम, ये हमारी फिल्ट्रेशन है, छलनी है। इससे हम निकाल लेते हैं कि कौन बच्चा वास्तव में बनने लायक है, कौन बच्चा ऑर्डिनरी बच्चा। पढ़ते तो सभी बच्चे आते हैं ना, तुम लोग सभी पढ़ते जा रहे हो। पूरे के पूरे सारे बच्चे ट्यूशंस ले लेते, ट्यूशन अटेंड करके पढ़ते हैं, सबके सब पास हो जाते हैं क्या? द बेस्ट कोचिंग सेंटर के क्या सारे स्टूडेंट पास हो जाते हैं क्या? वहां से भी 30% बच्चे पास हो रहे हैं। तो क्या हुआ? क्या टीचर ने बात 65 पे ध्यान नहीं दिया? नहीं, ध्यान दिया। या क्लासरूम जब टेस्ट हो रहा था तो 65% बच्चे परफॉर्म नहीं कर रहे थे? नहीं, वो भी कर रहे थे। क्या उन लोग को वीडियो नहीं मिला? वीडियो मिला। क्या उन्होंने पूरी क्लास नहीं की? क्या उन्हें पूरा नहीं आता? आता है। क्या उन्होंने लास्ट 2 महीने दम ला के नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा। अच्छे स्टूडेंट फेल हो गए? हाँ हो जाते। तुमने भी देखा होगा, तुम्हारे आजू बाजू मामा चाऊ चाचा फ्रेंड अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा था, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ह्यूमन फैक्टर पे काम नहीं किया। वो सोचता मैं पढ़ूंगा पास हो जाऊंगा। एंड वन ऑफ द ह्यूमन फैक्टर इज प्रॉम्प्टनेस। ट्यूशन पढ़ा आंसर, ट्यूशन पढ़ा आंसर। यदि आता है तो दूंगा ना आंसर। और तुम्हारे तो मैं तो हाथ जोड़ रहा हूं, देवी आंसर बताइए। मैं सब चुप रहिए, आंसर बताइए। अरे ये क्या है आंसर? तो मैंने पूछा कॉस्ट शीट में 1,00,000 की 1,12,000 चुट्टे दे तो बैठते हैं। तो क्या हो रही है? तो फाइनली 1,12,000। अच्छा बता, प्रिंटिंग का खर्चा कितना? 94,400। और बाइंडिंग का खर्चा मेरा कितना? 23,600। अब मेरा कॉस्ट पड़ा इतना। सपोज मैं किताबें कॉस्ट पे दे देता हूं बच्चों को, सपोज। बताए भाई टोटल मार के बताना कितना हुआ ये? 1 10 2 लाख, 2 लाख 23, 2 27, 2 29, मोटा मोटी 2,30,000। 2,30 या 2,20? 2,30 हुआ। यानी यदि ये जीएसटी नहीं होता, इस 2,30 में लोग बोल रहे किताबों पे जीएसटी नहीं लगती। क्या तुम इस बात को मान रहे हो कि किताबों पे जीएसटी नहीं लगती? किताबें सब्जेक्ट टू निल रेटेड 0%। पूरी दुनिया बोलती किताब पे जीएसटी नहीं लगती। तुम्हें लगता है किताब पे जीएसटी नहीं लगी? किताब पे आउटपुट जीएसटी नहीं लगी भाई, लेकिन किताब जिन जिन चीजों से बना है सब पे तो आपने जीएसटी लगा दिया। तो किताब में तो जोरदार जीएसटी एलिमेंट है। ये देखो किताब में 12,000 गवर्नमेंट के पास जीएसटी पहुंचा, 14,000 26,000 जीएसटी हो गया, और 27 30,000 का जीएसटी गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। और गवर्नमेंट देखो बोलती है नहीं नहीं बच्चों की किताबों पे हम जीएसटी नहीं लेंगे ना ना। अरे क्या शर्म नहीं आती? आप 30,000 जीएसटी खाते बैठो बच्चों की। अरे वो तो पेपर पे लिए है। तो यार पेपर भी तो किताब में घुसा है, क्या बोल रहे हो जीएसटी नहीं ले? तो इज किताब जीरो रेटेड सप्लाई? इस किताब जीरो जीएसटी प्रोडक्ट? नो इट इज नॉट जीरो जीएसटी प्रोडक्ट, इट हैज जीएसटी इन हिडन मैनर। परंतु क्या ये काम आप एक्सपोर्ट पे करना चाहोगे? क्या आप अपनी किताब को 2,30,000 में एक्सपोर्ट करना चाहोगे कि 2 लाख में करना चाहोगे? हम एक्सपोर्ट को एज चीप एज पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू मेक अ ग्लोबल कंपटीशन। तो हम चाहते हैं हमारा प्रोडक्ट जितना सस्ता हो सकता उतना करे। तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट इज द ओनली प्रोडक्ट जिसपे आउटपुट पे तो जीएसटी लगती नहीं है और इनपुट पे आईटीसी मिलती है। तो यदि ये किताब मेरी एक्सपोर्ट होने वाली होती तो
इन सब की मुझे आईटीसी मिल जाती, इन सब की मुझे आईटीसी मिल जाती और मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट पड़ता 1,80,000 एंड 20,000। तो एक्सपोर्ट इट्स कॉल्ड जीरो रेटेड सप्लाई बिकॉज इट हैज सम अलग सा फीचर है बॉस। इसमें क्या फीचर है? इसमें इस पे आउटपुट पे तो जीएसटी लगती नहीं है और आईटीसी और मिल जाता है। मतलब इसका कॉस्ट पड़ेगा 2 लाख रुपया, यही प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। एंड दैट इज वाई बुक इज अ निल रेटेड सप्लाई, निल रेटेड, इसमें जीएसटी की रेट निल है, निल रेटेड, परंतु एक्सपोर्ट इज अ जीरो रेटेड सप्लाई, इसमें जीएसटी जीरो है। गॉट द डिफरेंस? अब किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है तो पहले पूछ लो, फिर बाद में मत बोला हमें सोचा। अच्छा नहीं, इन दोनों में बताओ, इसमें यहाँ पे कुछ पूछना है स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो पूछ लो ना। दीदी तुमको तो पूछना ही चाहिए था, यू आर सच अ क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट, तुम्हें जरूर पूछना चाहिए था कि सर एक बात बताइए, एक्सपोर्ट पे जब जीएसटी लगता ही नहीं है तो आईटीसी लेकर हम करेंगे क्या? हमको लॉलीपॉप दे रहे हैं, ले लो बेटा तुम आईटीसी ले लो, आईटीसी लेकर हम करेंगे क्या बताइए तो? और जब हमको आउटपुट पे जीएसटी ही नहीं देना है तो काहे हमको आईटीसी का लॉलीपॉप दिया है? Are you getting the question? When I am not to pay any GST, then what shall I do with the ITC? And here there is a twist. Exporter को उसका ITC का रिफंड मिल जाता है। There is no refund of ITC, but in case of export, if you are having ITC, you can claim refund. यदि मेरे पास सरप्लस ITC है, I cannot claim refund. I need to carry it forward. You can carry it forward. You can carry it forward. लेकिन यदि मैं एक्सपोर्टर हूं और यदि मेरे पास सरप्लस आईटीसी है, आई कैन क्लेम रिफंड, नो कैरी फॉरवर्ड। पैसा तो भाई मेरा, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं चाहिए, कैश में मिल जाए। एंड दैट इज वाई एक्सपोर्ट इज अ ट्रूली वो प्रोडक्ट है जिसमें जीएसटी नजर ही नहीं आता रहे, क्योंकि ना तो इसका इनपुट का जीएसटी है ना इसका आउटपुट का जीएसटी। गॉट द फील ऑफ एक्सपोर्ट? क्या है, कैसे है, क्यों है? क्या है एक्सपोर्ट पे बहुत सस्ता, एक्सपोर्ट को ना जीएसटी से जुदा प्रोडक्ट बनाएंगे, नो जीएसटी प्रोडक्ट। अच्छा कैसे? 2 तरीके हैं, आउटपुट पे जीएसटी लेंगे नहीं, या ले भी ले तो रिफंड दे देंगे, और आईटीसी उसको और देंगे। क्यों? कि ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट करना है भाई, प्रोडक्ट को जितना सस्ता हो सकता बनाना है। टैक्स के कारण मैं अपने एक्सपोर्टर को नुकसान दूंगा क्या? देश को लिटरली एक्सपोर्टर चला, इसलिए वो फॉरेन करेंसी। बात क्लियर? बात क्लियर? ये था ऑल अबाउट, मतलब इंट्रोडक्शन लिए ऑल अबाउट एक्सपोर्ट। सीए इंटर के सिलेबस में एक्सपोर्ट है ही नहीं, सीए इंटर के सिलेबस में एक्सपोर्ट है ही नहीं। लाउडर तो क्यों कराया? बिकॉज इट, लेकिन सीए इंटर के सिलेबस में जीरो रेटेड सप्लाई कम से कम 5 बार पूछा। अब बताओ मैं जीरो रेटेड सप्लाई तुमको बता दूं, एक्सपोर्ट क्या होता है ये नहीं बताऊं, ये तो ये हो गया कि आप अच्छा एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई एग्जाम में 5 बार पूछा है, इसमें 2 पॉइंट है, ध्यान से सुनो और मेरे साथ साथ बोलो। जीरो रेटेड सप्लाई मींस, पहला पॉइंट एक्सपोर्ट, दूसरा पॉइंट क्लियरेंस टू सेज, साथ साथ बोलो एक्सपोर्ट एंड क्लियरेंस टू सेज। व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई? बच्चा 3 नंबर का आया, साथ साथ बोलो एक्सपोर्ट एंड क्लियरेंस टू सेज। गुड़िया तुम भी बोलो एक्सपोर्ट क्लियरेंस टू सेज, बाबू तुम भी बोलो, सॉरी बांग्लादेशी तुम भी बोलो एक्सपोर्ट क्लियरेंस टू सेज। Is this any worthful? You are doing like this, and you are able to write in the exams zero rated supply, export and clearance to sales. Marks भी आपको पूरे मिल गए, everything went good, but does it have any worth? It does not have any worth. It is nonsense. 7 times बोल बोल के याद हो गया, परंतु कुछ नहीं पता। Why zero rated? वो नहीं पता। मिल से कैसे? वो नहीं पता। सेल्स क्या होता है? वो नहीं पता। Now let's come to this edge. Clear? याद कराने का तुम्हारा दिमाग है ना बाई नेचर लॉजिकल है, ह्यूमन ब्रेन इज लॉजिकल, दैट इज व्हाई वी आर नॉट एनिमल। और इसके अंदर में लॉजिकल चीजें रिटेन रखना सबसे सिंपल है, इसलिए चीजों को पहले लॉजिक से समझो, फिर रखो, फिर वो इवेपोरेट होती जाएगी, फिर रिवाइंड करते रखो, फिर वो इवेपोरेट होगी, फिर उसे रिवाइंड करते रहो।
लेकिन पहली बार जब रहो तो उसको बहुत ही लॉजिकली रखो, तो वो जगह में साफ सुथरा रहेगा, एकदम सही दिमाग। इसलिए कॉन्सेप्चुअल एंड रिपीटेटिव स्टडी, वो जो टीचर 7 बार बुलवा रहे वो भी सही काम कर रहे हैं, परंतु बिना कॉन्सेप्ट के 7 बार बुला रहे नॉनसेंस काम कर रहे हैं। 7 बार तो बुलवाना ही पड़ेगा बॉस, क्या उन्हें क्या मुझे। अब अपने बात करें सेज क्या होता है। एनीवन, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है? वाई गवर्नमेंट ने मुझे कोई लैंड नहीं दिया, क्यों दिया? उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? मैं भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता हूं, मेरे यहां पे भी तो इतने सारे लोग हैं, सुबह तो हमारे यहां पे भी तो है। ओके, मैं समझाता हूं। सेज के पहले आप आओ, देश में पहले था एक एफटीजेड। एफटीजेड का नाम था फ्री ट्रेड जोन। ये आज की डेट में मोटा मोटी नहीं है। ये क्या था? जोन मतलब होती है एरिया, और फ्री ट्रेड मतलब आराम से ट्रेड करो, फ्री फ्रॉम टैक्स, आराम से धंधा पानी करो, नो टैक्स। तो ये हमारा भारत, ये हमारा भारत, अरे चल भी जा पाएंगे, ये हमारा भारत, मेरा भारत मान, हाँ ये थोड़ा लास्ट में गिरा दिया मैंने, कोई बात नहीं। अब ये मेरे भारत में हमें ऑल अराउंड डेवलपमेंट करना है। सपोज मुझे लग रहा है कि ये उड़ीसा वाला पार्ट थोड़ा सा खराब चल रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलर स्पॉट है जहाँ पे एकदम भी बिजनेस ही नहीं है, मुझे लग रहा है मणिपुर में कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो एज ए गवर्नमेंट मैं क्या सोचूंगा कि यहाँ पे इसको बना देते हैं एफटीजेड। मैंने क्या किया, एक पॉलिसी लगाई, मणिपुर को मुझे ग्रोथ देना है, तो मैंने मणिपुर को एज ए प्राइम मिनिस्टर, मैंने मणिपुर को क्या साइन कर दिया? फ्री ट्रेड जोन। फ्री ट्रेड जोन मतलब वो जोन जहां पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा और जीएसटी भी नहीं लगेगा, और भी कोई जो छोटे छोटे टैक्स होते हैं जैसे प्रॉपर्टी कर देंगे, स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, वो भी नहीं लगेगा। तो यार वहां से बेटा अडानी क्या सोचेगा? अडानी, अंबानी, धोनी, ये सब क्या चीज से परेशान है? धोनी अपने इनकम पे 45% इनकम टैक्स देता है, सेम विद अडानी। बोले यार ये एरिया में काम करूंगा तो टैक्स नहीं लगेगा, तो अपने तो कहीं पे भी काम कर सकते हैं, उस एरिया में कर लेंगे, अपने क्या है। वो उठा के पूरी की पूरी फैक्ट्री वहां पे सेट कर देंगे। उनको तो फैक्ट्री लगानी है, कहीं पे भी ला देंगे। उन्हें तो होटल खोलनी है तो वहां खोल देंगे, उन्हें तो कोई कोचिंग सेंटर बनानी है तो वहां बना देंगे। अपने क्या है, हर तरफ तो स्टूडेंट्स है, हर तरफ तो मार्केट है, तो उन्होंने अपना वहां पे प्रोडक्ट खोल दिया। अब वहां से आराम से बिजनेस कर रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। अडानी बेनिफिटेड, अडानी बेनिफिटेड। अब उस एरिया में अडानी आया, अंबानी आया, टाटा आया। अब सोच लो उस एरिया का ग्रोथ, तो जिस एरिया को उन्हें ग्रोथ देनी है उसके वहां पे टाइटल दे दो फ्री ट्रेड जोन, बात बाकी देश अपने आप संभाल। बहुत अडानी अंबानी हमारे यहाँ बैठे, टाटा बिरला बहुत बैठे, वो अपने आप ही वहां पे जा जाते संभाल। हर बड़ी कंपनी की वहां पे ब्रांच मिलेगी तुम्हें, अपने आप एरिया डेवलप। ये एंशिएंट टाइम में कंट्री को ग्रोथ देने का बहुत अच्छा तरीका था, फ्री ट्रेड जोन। लेकिन देश को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि हमें अपनी ग्रोथ नहीं करनी है, हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। देन दे शिफ्टेड टू एक्सपोर्ट। नहीं भाई, हमें तो एक्सपोर्ट चाहिए। अब एरिया डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं हो रहा, अब किस ऊपर फोकस हो रहा है? फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व चाहिए मुझे। तो फाइनली उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया 100% ईओयू। नाम तो सुना ही होगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग। नाम ही बता रहा है कि ये अंडरटेकिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। यानी जितना प्रोडक्ट बनाएगी सब एक्सपोर्ट करेगी, बहुत नॉमिनल सा लोकल में बेचने का अलाउड है, अदरवाइज सब एक्सपोर्ट। और एक 100% ईओयू का लाइसेंस देना शुरू हुआ। इसके ऊपर भी वही बेनिफिट, इनकम टैक्स में छूट, जीएसटी में छूट, टैक्स में छूट। तो यार जिनको लग रहा था कि हम एक्सपोर्ट करें या क्या करें, तो सादिया कि एक्सपोर्ट कर, न टैक्स लगना है न वो टैक्स लगना है। तो 100% ईओयू का कॉन्सेप्ट आया फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। तो देखो कंट्री का 2 ऑब्जेक्ट है, एक एरिया प्रमोशन और एक एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब इन दोनों को मर्ज करके लाया गया सेज। सेज जोन है, मतलब अभी भी इसका नाम क्या? एरिया। और
इकोनॉमिक जोन, यानी ये वो एरिया फिक्स की गई है जहां पे आप अपनी फैक्ट्री खोलिए, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, न इनकम टैक्स में छूट देंगे, मतलब इनकम टैक्स में भी छूट देंगे और जीएसटी में भी छूट देंगे, लेकिन कंडीशन ये और है, आपको माल एक्सपोर्ट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफटीजेड एंड एसईजेड? दोनों एरिया है, दोनों में टैक्स में रिलैक्सेशन है, लेकिन फ्री ट्रेड जोन को कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया था। सेज को बाउंडेशन दिया गया कि आप अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तब तो रियायत है, अदरवाइज कोई रियायत नहीं है। तो फाइनली सेज इज द यूनिट जो एक्सपोर्ट के लिए बना है। एक ऐसी एरिया में यूनिट जो एक्सपोर्ट के लिए बना है। तो अल्टीमेटली सेज क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा। तो यदि आप सेज को माल बेच रहे हो तो आप एक्सपोर्ट में सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए आपको ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगी। बात क्लियर? सिंस यू आर सप्लाइंग टू सेज, सो यू आर सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू अ पर्सन हु इज एक्सपोर्टर, तो आपको ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। वन, यदि आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दो, या फिर आप सेज यूनिट के किसी भी मैन्युफैक्चरर को आप माल बेच दो। सर्विसेज भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, गुड्स सर्विसेज, एनी सप्लाई। बात क्लियर? तो आज आपको 15-20 मिनट के लेक्चर में ही, या शायद 25 मिनट के लेक्चर में ही क्लियर हो गया देश का एक्सपोर्ट पॉलिसी। बात क्लियर? थोड़ा सा लिख लेते यार, कब से सुनिए जा रहे हो। पॉइंट नंबर 44। 44। किसी को कॉन्सेप्चुअली पढ़ने का मन न करता है ना, तो भाई अपनी क्लास में बैठो, और जिसको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने का मन करता है अपनी क्लास में बैठो। 44 नंबर। जीरो रेटेड सप्लाई। पॉइंट नंबर 45। In case of zero rated supply, comma, a registered person has two options. Has two options. Option A, pay IGST at the time of removal of goods. Later claim refund by showing proof of export. Option B. साथ में हो? Option B. Do not pay GST. Rather, sign a bond or undertaking
later get bond released by showing proof of done. Number next. Point number 46. A person making zero rated supply can claim ITC. Such ITC shall be eligible for refund. मतलब ऐसे आईटीसी का रिफंड नहीं मिलता, खाली ये वाला आईटीसी का रिफंड मिलता है. नंबर 47. अब जीरो रेटेड सप्लाई को जीरो रेटेड क्यों बोलते हैं, इसमें कवर हो गया. सेज क्या है वो आप अपना कॉमन सेंस में लाते रखिए. किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा व्हाट इज सेज. एग्जाम में से भी पूछता व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सेज, वो आपने सीख ही लिया. अब हम लोग टॉपिक सीखने चाह रहे हैं इंपोर्ट. इंपोर्ट पे जीएसटी लगती है कि नहीं लगती है, तुम्हें क्या लगता है, लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? नहीं नहीं यहां द थॉट प्रोसेस, व्हाई नॉट. ऐसे तो फिर किसी भी ऑर्डर पे भी जीएसटी नहीं मत लगाओ, सबका प्राइस बढ़िया है. हमें तो समझ में आ रहा है, एक कोचिंग सेंटर, एक टीचर बच्चों का अप्रोच बदलता है. कैसे? फिर बच्चों अप्रोच से देखते ही नहीं है, फिर एक टीचर आता है, फिर उसको अप्रोच दिखाता है, तो बोलता है अरे हाँ इस नजरिए से देखा. तो लेट्स चेंज द अप्रोच. थोड़ा माइक्रो से मैक्रो में आते हैं. इंपोर्ट की बात करें. ये है मेरा भारत माल. ठीक है, मैं इतना ही बनाता हूँ, फिर तुम लोग नाराज हो जाते. वैसे मेरा वो बनता नहीं ढंग से. एक बार ऐसे यहाँ पे अपनी फैक्ट्री है और यहाँ पे फैक्ट्री है फॉरेन वालों की. ये फॉरेन वालों की फैक्ट्री. हम लोग भी प्रोडक्ट बनाते हैं एक्स, वो लोग भी प्रोडक्ट बनाते हैं एक्स. ये हमारा देश का देशवासी बड़ा ही मतलब बहुत गाता है, आई लव माई इंडिया, सनम मेरा इंडिया. बहुत ज्ञान, मतलब जब भी पूछो आई लव माई इंडिया. इरिटेट करेगा. तो ये बेटा बहुत माई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया. 15 अगस्त को क्या मनाता है भाई, घूम घाम के पूरा बाइक में झंडा डाल के पूरा रोड में घूमता. बहुत बहुत प्यार करता है अपना देश को, असीम प्यार. नाम ला रहा है भारत, मेरा नाम भारत, मनोज कुमार. एक दिन इसको प्रोडक्ट एच सी दरकार, इसको प्रोडक्ट एच लेना है. तो इसने सबसे पहले इंडिया में प्राइस ढूंढा, तो मालूम पड़ा प्रोडक्ट मिल जाएगा 100 रुपये. फिर इसने फॉरेन में भी प्रोडक्ट का प्राइस सर्च किया, दाम तो देख ले क्या दाम मिल रहा है. तो मालूम पड़ा वहां से भी 100 में मिल रहा है. तो मालूम क्या बोला, आई लव माई इंडिया. हम तो इंडिया वाले से लेगा, बहुत अच्छा. इंडिया वाले तो बोला भाई प्रोडक्ट बेच दे. तो बोला दादा 100 रुपया प्लस जीएसटी.
मैंने पहले नहीं बोला। बोला दादा जीएसटी तो लगेगा, इसमें बोलना क्या है? आपने दाम पूछा, हम दाम बता दिया 100 रुपया, जीएसटी तो है 18%। ठीक है, बाद में बात करते। उसको फोन किया, और जैसा कि तुमने बताया कि फॉरेन से जो इंपोर्ट होता है उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, सपोज तुम्हारी बात मान ले, तो वो 100 रुपए में प्रोडक्ट दे रहा। अब बताओ क्या रहेगा? जय लक्ष्मी माता, ऑब्वियसली। अब इसका आई लव माई इंडिया उड़िया, अब जय लक्ष्मी माता गाने लग गया। हाँ, अब ये यहां से प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? गलती किसकी बताओ? इस बंदे की गलती है या इस प्रोड्यूसर की गलती है? अच्छा, इससे नुकसान किसको हुआ? इससे नुकसान इसको भी हुआ और कंट्री को भी हुआ, क्योंकि कंट्री जब भी आप इंपोर्ट करेंगे आपको फॉरेन करेंसी पेमेंट करना पड़ेगा। आपको तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव रखना है ना, तो इंपोर्ट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन एक तो आपका इंपोर्ट कंट्रोल नहीं हो रहा, ऊपर से देश का मैन्युफैक्चरर परेशान, और उसका फैक्ट्री से यदि माल नहीं बिकेगा तो फैक्ट्री बंद, अनएम्प्लॉयमेंट शुरू। सिर्फ आपका एक डिसीजन, सिर्फ आपका एक डिसीजन। आज का ग्लोबल मार्केट है, आदमी एक सामान लेता है तो इंटरनेट पूरा खंगाल लेता है, और उसको कहीं ना कहीं फॉरेन सप्लाई प्रोडक्ट दे देगा। तो ऐसे में इंपोर्ट को तो उल्टे और रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हमें कुछ कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, ये सपोज 90 में बेच दे रहा है, अब तो ये खाली एक ही गाना रहेगा, जय लक्ष्मी माता, 90 में मिल रहा है, क्यों लेगा? इसलिए देश इस इंपोर्टर्स को बचाने, इस मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए, देश के मैन्युफैक्चरर को बचाने के लिए इस इंपोर्ट पे लगाता है सबसे पहले इंपोर्ट ड्यूटी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी। यार, इंडिया का एक एक सप्लायर एक एक गुंटी में जो माल बना रहा है, छोटी सी फैक्ट्री में जो माल बना रहा है, क्या वो वर्ल्ड वाइड कॉम्पीट कर लेगा? क्या मैं बना रहा हूं 100 रुपया में, तो क्या मेरा वर्ल्ड में सबसे सस्ता प्रोडक्ट है? वर्ल्ड में कोई ना कोई 290 में बना रहा है। यदि वो वहां से 90 में बना रहा है, मैं पूरे वर्ल्ड से सस्ता तो नहीं बना सकता, वहां पे वो 90 में बना रहा है। तो इंडिया का कंज्यूमर ये तो सोचेगा नहीं ना कि यार वो इतना ऐसे कैसे कॉम्पीट करेगा, वो इसी से ले ना, वो बोलेगा मैं तो जहां सस्ता मिला वहां से, तो फॉरेन से इंपोर्ट करेगा। फिर तो एक भी फैक्ट्री इंडिया में नहीं चलेगी, एक भी फैक्ट्री नहीं चलेगी। सिर्फ वो फैक्ट्री चलेंगे जिसमें हम दुनिया का सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कहां से हो जाएगा? इसलिए कस्टम ड्यूटी लगाई जाती। ये तुम्हारा 90 में पड़ता है, हाँ, मेरे भाई का कितना में पड़ता है? 100 में, चल तेरा भी 10 का कस्टम ड्यूटी, चल हटा। अब ये प्रोडक्ट पैरिटी पे आ गया। अब तू जीएसटी देता है, हाँ मैं जीएसटी, तेरे ऊपर भी जीएसटी, चल हटा। यानी इंपोर्ट इज सब्जेक्ट टू 2 ड्यूटीज, one is basic custom duty, another is GST। GST इस पे ताकि फेयर प्ले हो, और बेसिक कस्टम ड्यूटी क्योंकि मैं अपने घर के बच्चे को बचाऊंगी, मैं हूं भारत माता, मैं हूं अपने देश के बच्चे को बचाऊंगी, मेरी फैक्ट्री से माल बिकना चाहिए, चल हट, तेरा 90 में बनता है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी ताकि फेयर प्ले आए। बात क्लियर? तो ये बात तुम्हें क्लियर हो गई कि इंपोर्ट पे लगेगा क्या? 1 बेसिक कस्टम ड्यूटी, अनदर जीएसटी। यहां तक बात क्लियर, लॉजिकल। अब सपोज अपना कंसाइनमेंट आ रहा है, लॉ क्लियर है, हाँ, अब तुम्हारा कंसाइनमेंट आ रहा है, नाम क्या तुम्हारा? दिलजीत का कंसाइनमेंट आ रहा है। बहुत सारे दिल वाले टी शर्ट्स आ रहे हैं इसके पास, हाँ, वो टी शर्ट 8 फरवरी तक कंसाइनमेंट आ जाना चाहिए। 14 फरवरी को सारा मार्केट है, लिटरली 13 फरवरी को, इसमें हंसने क्या बात है, मार्केट है, धंधा पानी याद लेता, तो 13 फरवरी तक तो पूरा मार्केट में माल बिक जाना चाहिए। बहुत मेहनत करके इसने 8 तारीख को सारा कंसाइनमेंट वहां पे लाया है। अब इसका कंसाइनमेंट मुंबई पोर्ट पे आ चुका है। मुंबई पोर्ट से जब माल छुड़ाने गया तो वो लोग बोला कस्टम ड्यूटी दीजिए, और वो कस्टम की फॉर्मेलिटी फटाफट कर रहा है, कस्टम ड्यूटी पे कर दिया, माल छुड़ाओ, माल छुड़ाया, तब वो बोला जीएसटी डिपार्टमेंट में जाइए, उसको जीएसटी दीजिए। तो क्या रे तुम्हारा इंडिया में साला एक माल लाने में इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, दे कांट बी वन विंडो जहां पे मैं अपना सारा पेमेंट कर दूं।
अभी यहाँ पे कस्टम ड्यूटी दूं, वहां पे जीएसटी दूं, ऐसे मेरा काम कैसे चलेगा? यहाँ पे पेपर वर्क, वहां पे पेपर वर्क, माल कैसे निकलेगा मेरा? और माल निकले तो मेरा माल पहुंचेगा कैसे? मेरा 14 फरवरी मार्केट है, यस और नो? और आप ईज टू डू बिजनेस की बात कर रहे हो, राइट? वन प्रॉब्लम टू दिस फैलो बिजनेसमैन। अनदर प्रॉब्लम, डिपार्टमेंट का भी दो काउंटर लग रहा है, दो स्टाफ लग रहा है, तो डिपार्टमेंट का भी एडमिन कॉस्ट पड़ रहा है। तो क्यों ना ऐसा करे कि कस्टम ड्यूटी और जीएसटी एक ही डिपार्टमेंट कलेक्ट कर ले? ये सोचते इंपोर्ट पे जीएसटी लगती है, परंतु जीएसटी डिपार्टमेंट या जीएसटी लॉ उसको कलेक्ट नहीं करता। द प्रोविजंस फॉर जीएसटी ऑन इंपोर्ट इज गवर्न्ड बाय कस्टम लॉ, और कस्टम लॉ आईजीएसटी कलेक्ट करता है इन द नेम काउंटरवेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 3। तो आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट is levied and collected by Custom Act in the name CVD, countervailing duty, under section 3. So finally, IGST on import is not in the GST syllabus, but that is in the custom syllabus. Logical समझ में आया? बात क्लियर? क्या हुआ? चलो जीएसटी कस्टम में कैसे चला गया? समझ में आया तुम्हें? परफेक्ट। एक लाइन और लिख लो 47 के बाद 40। 47 ही है, 47। इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, in case of import of goods, comma, underline goods, in case of import of goods, comma, IGST shall be levied and collected by the Custom Act in the name, इसका पूरा नाम है काउंटरवेलिंग ड्यूटी, लेकिन पूरा मतलब आप एग्जाम में भी लिखोगे सीवीडी, तो आप उसको सीवीडी नाम बोलो, सीवीडी अंडर सेक्शन 37 ऑफ कस्टम, 35 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। ऑफ कस्टम टैरिफ। तो आपको समझ में आ गया कि भैया इसको जीएसटी में नहीं पढ़ना है, इसको जब सर कस्टम पढ़ाएंगे तब आप यहां तक क्लियर? अच्छा, तुमने यहाँ पे क्या अंडरलाइन किया था? व्हाई नॉट सर्विस? अंदर प्रश्न आया। तो भैया व्हाई नॉट सर्विस, तो एक सिंपल सी बात है, कस्टम एक्ट सिर्फ गुड्स पे लगता है, सर्विस पे लगता ही नहीं। ओ, तो कस्टम ड्यूटी सर्विस पे नहीं लगती? नहीं, सिर्फ गुड्स पे लगती है। सिर्फ कस्टम एंशिएंट लॉ है, वो जमाने से, जब जमाने में सर्विस टैक्स पैदा ही नहीं हुआ, तो शुरू से ये गुड्स पे लगता है। तो यदि हम कोई सर्विस इंपोर्ट करेंगे तो उस पर जीएसटी लगेगा, कस्टम नहीं। ओ, ये तो पता ही नहीं था, तो पता कर लो ना भाई। क्या? इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, comma, IGST is applicable, but custom is not, custom duty not applicable। वाह, ये तो बहुत ही नई बात बताई आपने। हाँ भाई, अब जब कस्टम ड्यूटी इज नॉट एप्लीकेबल तो वहां पे तो कस्टम डिपार्टमेंट गायब। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में फिर जीएसटी कौन कलेक्ट करेगा? ऑब्वियसली जीएसटी डिपार्टमेंट। तो यहाँ दिमाग का दही हो रहा है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स करेंगे तो जीएसटी कस्टम डिपार्टमेंट लेगा, यस।
और इंपोर्ट ऑफ सर्विस करेंगे तो जीएसटी डिपार्टमेंट लेगा। हाँ ठीक है, लॉजिकली क्लियर। कलेक्ट तो जीएसटी डिपार्टमेंट कर लेगा, देगा कौन ये बताइए? हु विल पे जीएसटी? सपोज हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, बांग्लादेशी से हमने कुछ सर्विस इंपोर्ट, ये तुम लोग क्या सर्विस दे रहा है? चलो ठीक है, यहां से हमने कुछ जॉब वर्क का काम करवा लिया, बांग्लादेश से हमने कुछ जॉब वर्क का काम करवा, जॉब वर्क যে দিদি আপনার আমাকে ভয়েসটা বুঝতে পারছেন না, আমি কি করে বলবো বলুন তো। তো জব ওয়ার্কের আমি একটু কাজ করে নিয়েছি, তো কোথায় দিয়ে? বাংলাদেশ দিয়ে। अब ये बांग्लादेशी है सप्लायर ऑफ सर्विस, हम है इंडिया के रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, और तुम लोग हो जीएसटी डिपार्टमेंट। ध्यान से उसको देख लो, ही इज द सप्लायर ऑफ सर्विस और मैं हूं रेसिपिएंट ऑफ सर्विस एंड यू आर द जीएसटी डिपार्टमेंट। तुम्हें जीएसटी कलेक्ट करनी है, किससे कलेक्ट करनी? किससे लोगे? इससे, इससे ही इज द सप्लायर। इससे लेने जाओगे तो भैया बांग्लादेश जाना पड़ेगा, बांग्लादेश जाना तो आसान, आना पता नहीं। ऊपर से बांग्लादेशी और है, इसको यदि ये बोलेगा कि भाई हमें দিব না, যা কিছু করতে পারি করে নাও, तो बांग्लादेश में यही हाल है। तो बताओ क्या तुम्हारा इंडियन लॉ वहां पे चलेगा? क्या इंडिया की पुलिस वहां जाके उसको पकड़ के लाएगी? तुम्हारा उसको पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो तुम उसको चेंज करेगा कि हमको जीएसटी दो, और वो बोल दिया नहीं देगा जा, तो तुम क्या कर लेगा उसने वहां पे? इसलिए बेटर है कि उससे उलझे मत। बेटर क्या है? रेसिपिएंट विल पे जीएसटी। दैट इज व्हाई इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू आरसी। क्लियर? Pop it down. Import of service is subject to reverse charge method. तो आज तुमने दो महान टॉपिक सीखे, दोनों ही तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, चैप्टर वाइज नहीं सीखोगे, जो सीखा बस यहीं पे सीखा, और इतना तो काम आएगा ही, इतना तो तुम्हारे सिलेबस में आएगी। लेकिन दोनों चैप्टर में डिटेल में जाके जो सीखने का मजा वो नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। परंतु इंपोर्ट पे आरसीएम लगेगी, ये तुम्हें पता ही होना चाहिए, क्योंकि आरसीएम चैप्टर में भी यही पढ़ोगे। और जीरो रेटेड सप्लाई दो तरह की होती है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है वो है तुम्हारे सिलेबस में। वो सप्लाई चैप्टर में जीरो रेटेड सप्लाई का छोटा सा पैरा है। तो भैया जी 49 पॉइंट्स हो गए, अभी बहुत दुनिया बात, एक तो बातें और बताता हूं, फिर चलूंगा रीका। इंट्रोडक्शन से मन नहीं करता, इतना ज्यादा है ना कंटेंट। अच्छा बताओ, जीएसटी काउंसिल का नाम सुना है? जीएसटी काउंसिल, अच्छा नहीं सुना तो कोई शर्म की बात नहीं, नहीं सुना तो नहीं सुना। जीएसटी लॉ आपको पता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पे अप्लाई होता है। तो ये लॉ फॉर्मेशन की जिम्मेदारी किसको ऊपर दे? यदि सेंट्रल को ऊपर दे दे तो वो तो अपना बायस कर देगा, स्टेट को ऊपर दे दे तो वो अपना बायस कर देंगे। तो बेटर है कि दोनों मिलकर एक लॉ बनाए, राइट? तो एक कमेटी का गठन किया गया जिसका चेयरपर्सन हुआ देश का फाइनेंस मिनिस्टर, और जिसके मेंबर हुए देश स्टेट के रेवेन्यू मिनिस्टर्स। बात क्लियर? ये फाइनेंस मिनिस्टर इसका हुआ चेयरपर्सन, और इसके मेंबर कौन हुए? स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, यानी स्टेट के रेवेन्यू मिनिस्टर्स। और इस कमेटी का नाम है जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी को लेके जो भी डिसीजन है वो इस काउंसिल के वाया आएगा। बिना इस काउंसिल के वाया जीएसटी में कुछ भी नहीं आए। जीएसटी लॉ बना है तो वाया दिस, जीएसटी में अमेंडमेंट आना है तो वाया दिस, जीएसटी में एग्जम्पशंस आना है, रेट चेंज करनी है, कुछ भी जीएसटी का पत्ता भी हिलना है तो वाया दिस। यह है जीएसटी काउंसिल। अब ये काउंसिल अपना जजमेंट देगी, और वो जजमेंट जब आएगा, मतलब इन्होंने जो मीटिंग में पास किया वो लॉ नहीं बन जाएगा सीधा, वो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जब अप्रूव कर देगी तो बनेगा कंट्री का लॉ। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को मेन रोल है,
लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप कुछ नहीं कर सकता। यदि आज मोदी जी सोचे कि मैं पेट्रोल पे जीएसटी लगा दूं, बहुत दिन हो गया, तो आज रात में 8 बजे वो आके बोलेंगे भाइयों बहनों पेट्रोल पे आज रात 8 बजे से जीएसटी लगनी शुरू हो जाए। तो मोदी जी को बोलेंगे मोदी जी आप ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज दिस इज बियॉन्ड योर पावर। आप चाह के भी रात में 8 बजे आती बात नहीं बोल पाएंगे, सुबह से नहीं बोल पाएंगे, आप लिटरली बोल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जीएसटी काउंसिल जब तक इसको अप्रूव नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट पास एनी डिसीजन। काउंसिल इटसेल्फ कैन नॉट मेक एनी लॉ, लेकिन कोई भी लॉ काउंसिल के रिकमेंडेशन के बिना बनेगा ही नहीं। तो दैट इज द पावर एंड रूल ऑफ द काउंसिल। नथिंग कैन बी डन इन द जीएसटी विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, एंड काउंसिल का काम है सारी बातों को सुन विचार के मीटिंग के थ्रू कोरम करके रेजोल्यूशन पास करेंगे, और जब उनकी 3/4 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होगा तब वो रिकमेंडेशन बनेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर नोटिफिकेशन लाएगी तो कंट्री का लॉ बनेगा। एंड दैट इज द ताना बाना ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड काउंसिल। या काउंसिल कुछ अपने आप कर देगी? काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नहीं लाया, तो काउंसिल का रेजोल्यूशन कचरे में चला गया। तो ऐसी बात नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले के पास नहीं पावर। बात क्लियर? इस टॉपिक को हम लोग करेंगे जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पढ़ेंगे। चैप्टर है तुम्हारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई एक क्लास में हो जाता है, उस समय हम लोग इस काउंसिल के बारे में लिख लेंगे। अभी काउंसिल वर्ड क्लियर है? GSTN. It is not GSTIN, it is GSTN, standing for GST network. यानी आप ऐसे समझ लो जीएसटी पोर्टल की यहाँ पे बात हो रही है। तो भैया ये पोर्टल किसने बनाया? जीएसटी में सारा काम ऑनलाइन होता है, A to Z, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, रिटर्न ऑनलाइन, पेमेंट ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। कौन बनाया? ये जीएसटी नेटवर्क। ये जीएसटीएन का काम है इस पोर्टल को रेडी करना और सारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, अपील एसेट्रा को सुदिन वे में ऑपरेट करना। किसका फंक्शन है? जीएसटीएन। ये क्लोजली हेल्ड कंपनी है जो इस सारे काम को ऑपरेट करती है। नाम क्या है? जीएसटीएन। ज्यादा इंपॉर्टेंट आज ये है कि अपने जितना किए उसको एक रिदिम वे में पूरा का पूरा बोल दे। आज हमारा मोटा मोटी जीएसटी का इंट्रो पार्ट मोटा मोटी खत्म हो गया। ऐसे तो कभी ये खत्म होने वाला ही नहीं है, या सो मैनी छोटी छोटी बातें जो खत्म ही नहीं होगी, लेकिन ठीक है 50 पॉइंट कर लिए हैं, ऑलमोस्ट आइडिया लग गई है। अब इंपॉर्टेंट है सारी आइडिया हम लोग रिकॉल करें, ठीक है? तो तुम अपने मोबाइल पे जाओ, मोबाइल में तुम्हारा एक रिकॉर्डिंग बटन है, उसको तुम ऑन करो। और वीडियो ऑनलाइन वाले को बता दो, ऑल टाइम रिकॉर्ड करके मतलब नहीं है। उस चैप्टर में तुम्हारे पास कितने की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए वो मैं खुद ही दे दूंगा। मुझे मालूम है, मुझे मेरे स्टूडेंट्स को पास करना। तो मैं कई बार देखा हूं बच्चे ना पूरी 1.5 घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर। भाइयों आप 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर भी लोगे तो आप उतना पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं करीबन आपको 110 क्लास दूंगा। तो क्या आप 220 घंटे की रिकॉर्डिंग रखोगे? क्या वो 220 घंटे की रिकॉर्डिंग आपके कोई काम आएगी? कोई काम नहीं आएगी। इसलिए पूरे सब्जेक्ट का, पूरे चैप्टर का जो क्रक्स है वो चैप्टर के एंड में मैं खुद ही आपको रिकॉर्ड करा दूंगा। तो आप बेवजह रिकॉर्डिंग मत करिए, बेटर यही है, रेस्ट योर डिजायर। तो चलो सब रेडी? रिकॉर्डिंग बटन ऑन, बांग्लादेश में भी ऑन। हमने अभी 5 क्लास देके एक छोटा सा चैप्टर कवर अप किया है जिसका नाम है जीएसटी इंट्रोडक्शन। चैप्टर बड़ा प्यारा है, हमने जीएसटी की इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें की। अभी आने वाले 15 मिनट में हम वो सारी छोटी छोटी बातें वापस से सुनेंगे। देखो जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स वेयर द इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन, लाइक इनकम टैक्स। जो पे करता है वही भरता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स वेयर द इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल ऑन 2 डिफरेंट पर्सन।
यानी जो पे करता है वो बेयर नहीं करता, इंसिडेंस पेमेंट कोई और करता है, इम्पैक्ट बेयर कोई और करता है। लिटरली जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई, और जीएसटी में दो पार्टीज बेसिकली होती है, सप्लायर एंड रेसिपिएंट। और जीएसटी में सप्लायर टैक्स पे करता है और रेसिपिएंट टैक्स बेयर करता है। सो इंसिडेंस फॉल ऑन द सप्लायर, इम्पैक्ट फॉल ऑन द रेसिपिएंट। ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फंडामेंटली कई डिफरेंस और एग्जाम में डिफरेंस पूछता भी है। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंसेस? तो डायरेक्ट टैक्स where the incidence and impact fall on the same person, indirect tax where the incidence and impact fall on two different person. डायरेक्ट टैक्स नॉर्मली इनकम पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स नॉर्मली गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। देश में डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा कलेक्शन आता है इनडायरेक्ट टैक्स से कंपेरेट बोल रहा हूं, देश में डायरेक्ट टैक्स से कम कलेक्शन आता है, कंपेरेटिवली इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा कलेक्शन आता है। डायरेक्ट टैक्स के नंबर ऑफ एसएससीज बहुत कम है, इनडायरेक्ट टैक्स से नंबर ऑफ एसएससीज कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है। डायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन कॉज नहीं करता, इनडायरेक्ट टैक्स सिंस गुड्स और सर्विस पे लगता है तो वो इन्फ्लेशन कॉज करता है। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर है, गरीब से कम टैक्स, अमीर से ज्यादा टैक्स लेता है। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर, वो अमीर और गरीब दोनों से बराबर टैक्स लेता है, इसलिए गरीब के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स का जोर का झटका लगता है और डायरेक्ट टैक्स पे वो झटका धीरे लगता है। ये सब छोटी छोटी बातों से हमने डीटी और आईडीटी का डिफरेंस क्लियर किया। फिर हम लोग वापस से जीएसटी में आ जाओ। हमने आपको बताया कि जीएसटी सप्लाई पे लगता है और जीएसटी में दो तरह की सप्लाई होती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई जहां पे सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक ही स्टेट में हो, यानी सप्लायर एंड रेसिपिएंट, ऐसे समझ लो आप, सप्लायर रेसिपिएंट एक ही जगह पे हो, तो हम लोग बोलेंगे उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट सप्लाई मतलब सप्लाई यहां, सप्लायर यहां से माल दूसरे स्टेट में भेज रहा है, तो हम उसको बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। यानी कैलकाटा से माल कैलकाटा में जा रहा है तो इट इज इंट्रा, दिल्ली से माल दिल्ली में जा रहा है इंट्रा, लेकिन दिल्ली से माल फरीदाबाद में जा रहा है, फरीदाबाद जो कि हरियाणा में पड़ता है, तो इट विल बी इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है और इंटर स्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी लगता है। इसके अलावा हमारे देश में कई सारी यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी को जीएसटी ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, यूनियन टेरिटरी विद ओन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। दोज यूनियन टेरिटरी व्हिच आर हैविंग देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली आर ट्रीटेड एज स्टेट इन द जीएसटी लॉ, whereas यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके ऊपर इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई होने पे लगता है सीजीएसटी, यूजीएसटी, और इंटर यूनियन टेरिटरी सप्लाई होने पे लगता है आईजीएसटी। तो एक बार इसको वापस से समझ लीजिए, कैलकाटा से माल मुंबई जाएगा आईजीएसटी, कैलकाटा से माल मालदा जाएगा सीजीएसटी एंड डब्ल्यूबीजीएसटी, कैलकाटा से माल दिल्ली जाएगा तो इट विल बी सब्जेक्ट टू आईजीएसटी, अंडमान से माल अंडमान जाएगा तो सीजीएसटी, यूजीएसटी, अंडमान से माल लक्षद्वीप में जाएगा आईजीएसटी, अंडमान से माल दिल्ली जाएगा आईजीएसटी, जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाएगा आईजीएसटी, लद्दाख से लद्दाख जाएगा सीजीएसटी, यूजीएसटी, जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर जाएगा सीजीएसटी एंड जेकेजीएसटी। आई होप क्लियर। ओके, यूनियन टेरिटरी दो जिसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो होगी दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर, और बाद बाकी यूनियन टेरिटरी जो जिसमें पर यूजीएसटी लगता है वो हो गई लक्षद्वीप, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली एंड चंडीगढ़ एंड लद्दाख एंड अंडमान निकोबार द्वीप। उसके बाद हम लोग आ गए कि जीएसटी में चार पॉपुलर रेट है, 5%, 12%, 18%, 28%. When we say 5%, it is 2.5, 2.5. When it is 18%, it is 9.9. ज्वेलरी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे जीएसटी की रेट है 3% यानी 1.5, 1.5. एंड रफ डायमंड के ऊपर जीएसटी की रेट है 0.25 यानी 0.15 प्लस 0.15. आगे बात करते हैं. जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. यदि आपका माल दिल्ली से जयपुर जा रहा है तो आईजीएसटी लगेगा और ये आईजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट आधा पैसा अपने पास रहेगी और आधा पैसा रिस्पेक्टिव स्टेट को दे देगी. यहाँ पे रिस्पेक्टिव स्टेट हुआ जहां पे माल की डिलीवरी हुई, यानी जयपुर यानी राजस्थान. जीएसटी को राजस्थान गवर्नमेंट को ये जीएसटी का पैसा मिल जाए.
ये सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी का पैसा लेने के बाद स्टेट को प्रॉपरली पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये हेडेक एसएससी का नहीं है, ये हेडेक जीएसटी काउंसिल का है। यदि कोई डिबेट हो जाए, सेंट्रल और स्टेट में कंफ्यूजन हो जाए, आपस में मिसमैच हो जाए, तो फिर वो जीएसटी काउंसिल इसको रिजॉल्व करेगी। लेकिन आज जीएसटी काउंसिल के बारे में बता दूं, जीएसटी काउंसिल एक काउंसिल है जिसके चेयरपर्सन है देश के फाइनेंस मिनिस्टर, आज की डेट में निर्मला जी, और इसके मेंबर्स है हर स्टेट के अपने अपने रेवेन्यू मिनिस्टर्स। कोई भी जीएसटी से रिलेटेड चेंजेस बिना काउंसिल के थ्रू नहीं हो सकता। लिटरली ऑल चेंजेस आर रिकमेंडेड बाय द काउंसिल एंड लेटर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। विदाउट काउंसिल रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनी चेंज, बट council itself cannot make a law, it can only recommend to central government ये सर ये चेंज हमें ला देना चाहिए, लेकिन वो अपने आप कोई चेंज ला नहीं सकती। तो जीएसटी काउंसिल ही सब कुछ है, परंतु उसके हाथ बंधे हुए, राइट। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जीएसटी काउंसिल जब रिजोल्यूशन कुछ भी डिसीजन पास करता है तो उनकी मीटिंग होती है। मीटिंग में हाफ कोरम होना मैंडेटरी है, कोरम, हाफ कोरम होना मैंडेटरी है, और रिजोल्यूशन 3/4 मेजोरिटी से पास होता है। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमने किया कि जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। जितने जितने लेवल पे माल सेल होते जाता है, जितना वैल्यू एडिशन होता है, लिटरली उसका टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। ये मैंने एक इलस्ट्रेशन से समझाया था, बातों से समझ में नहीं आएगा। फिर हाउ डज जीएसटी ऑपरेट, उसलिए भी मैंने इलस्ट्रेशन से समझाया था, उस इलस्ट्रेशन को आप जरूर दोबारा देखिए। फिर मैंने जीएसटी में मोदी जी के कैरेक्टर बोल के एक टॉपिक लाया था, जिसमें लिटरली मैंने आपको समझाया था कि जीएसटी लाने से सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, जबरदस्त फायदा हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, और गवर्नमेंट एज ए होल सेंट्रल स्टेट मिला के उनका टैक्स बहुत ज्यादा कलेक्ट हो रहा है, एंड पब्लिक को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि जीएसटी आने से अल्टीमेटली दाम कैलकुलेशन वाइज गिरना चाहिए। बात क्लियर? ये सब के ऊपर न्यूमेरिकल बनाया हुआ, आप जरूर से देख लेना, नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। मूव अहेड। उसके बाद हमने आपको समझाया कि जीएसटी की आत्मा है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? इट इज एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट विथ आउटपुट। तो लिटरली इट इज टैक्स पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आप इनपुट पे जितना परचेज करते समय जितना टैक्स दिए थे, वो आपके आउटपुट के टैक्स से एडजस्ट हो जाएगा। वैसे इसका नाम है इनपुट टैक्स, लेकिन इसको आईटीसी लिटरली मत लिखना। आपका इनपुट हो या कैपिटल गुड्स हो या इनपुट सर्विस हो, हर का आपको आईटीसी मिलेगा। आप अपने बिजनेस में जो कुछ भी यूज कर रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, विच इज सपोर्टिंग योर बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट का आपको इनपुट टैक्स मिल जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरी कोचिंग सेंटर में आप बैठे हो, तो अभी यहाँ पे आप जो देख रहे हो, आप देख रहे हो प्रोजेक्टर, आप देख रहे हो पानी की बॉटल्स, आप देख रहे हो चेयर, फर्नीचर, आप कुछ होर्डिंग्स देख रहे हो, आप एसी मशीन देख रहे हो, माइक देख रहे हो, कैमरा देख रहे हो, कंप्यूटर देख रहे हो, इवन आप पेन देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, इवन आप छोटी छोटी बैटरीज भी देखते हो जो माइक में यूज हो रही है। सबका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, वैदर ये डायरेक्टली यूज हो रहा है या इनडायरेक्टली यूज हो रहा है। उसके बाद हमने आपको उसके ऊपर सम्स बनवाया, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। करीबन करीबन हमने 4 से 5 सम बनाए हैं। वो सारे सम्स बहुत बहुत वाइड। सम्स बनाते समय हमने क्या क्या सीखा, वो भी एक बार दिमाग में रख लेना कि यदि आपने गुड्स खरीदा 100 का, उसमें से 20% गुड्स स्टॉक में है, तो नो मैटर, आप पूरे का आईटीसी ले लीजिए। यदि आपने 100 का गुड्स खरीदा, 5% नॉर्मल लॉस हो गया, नो मैटर, आप पूरे 100 का आईटीसी ले लीजिए। यदि आपने गुड्स खरीदा 100 का, उसमें से 20% एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो टू बी नोटेड, एबनॉर्मल लॉस का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। उस केस में आपको 100 में से 20 हटा के 80 का ही ऊपर आईटीसी मिलेगा। ये सब हमने क्लास में सम बनाते सीखा। आगे बढ़ते, फिर हमने सीखा कि जीएसटी में एक रिटर्न का कॉन्सेप्ट है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को मंथली 2 रिटर्न भरने पड़ते हैं, जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 में वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देता है, और जीएसटीआर 3B में वो अपनी लायबिलिटी बताता है, यानी आउटवर्ड सप्लाई माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट करने के बाद जितना जीएसटी देना है वो बताता है, और साथ साथ जीएसटी पे भी करता है। जीएसटी में सूखा रिटर्न नहीं जाता,
यानी जब भी आपको जीएसटी रिटर्न भरना है तो आपको हरी हरी पत्तियों के साथ भेजना पड़ेगा। यू कैन नॉट फाइल अ सूखा रिटर्न, मतलब आप पैसा नहीं दिया खाली रिटर्न भर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा इनकम टैक्स में चलता है परंतु जीएसटी में नहीं चलता। पोर्टल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बोले पहले पेमेंट डिटेल भरो तब मैं पेमेंट लूंगा। आगे बढ़े। जीएसटीआर 1 में आप जब अपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल बताते हो तो आपको इनवॉइस वाइज एक एक सप्लाई की डिटेल बतानी पड़ती है। टू बी नोटेड, इनवॉइस दो तरह के होते हैं, B2B एंड B2C इनवॉइस। B2B इनवॉइस की आपको इनवॉइस वाइज डिटेल बतानी है, परंतु B2C की आप ऑलमोस्ट एक कंपेरेटिव, एक कंसोलिडेटेड डिटेल डाल सकते हो। तो यदि मैंने 50 सेल मारी है इस बार, 50 इनवॉइस फाड़े हैं, 40 मेरा B2B गया है और 10 मेरा B2C गया है, तो 10 B2C की टोटल मार के एक साथ एंट्री कर दूंगा और 40 इनवॉइस की एक एक इनवॉइस की एंट्री। दैट इज द वे टू फाइल जीएसटीआर 1। जब आप जीएसटीआर 1 डालते हो तो उसके बेसिस पे, सिंस सभी जन जीएसटीआर 1 डाल दिए तो सभी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल पोर्टल के पास आ गई। वहां से पोर्टल एक एक पार्टी का जीएसटीआर 2A बना के देता है, जिसमें वो डिटेल देता है कि आपने कहां कहां से माल लिया है और आपकी कितनी आईटीसी बनती है। और जीएसटीआर 2A में जितना आईटीसी बताया हुआ है, आई कैन क्लेम ओनली दैट मच आईटीसी, आई कैन नॉट क्लेम मोर देन दैट। मैक्सिमम आईटीसी में तो उतना ही मिलेगा जितना मेरे जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्टेड। जीएसटीआर 2A से आपको आईटीसी मिल गया और जीएसटीआर 1 से आपको अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी मिल गया। दोनों कंपाइल होकर अपने आप ही जीएसटीआर 3B में आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है और उसमें आपको अपनी पेमेंट की डिटेल्स भरनी रहती है। 11 तारीख को हम अपना जीएसटीआर 1 भरते हैं और 20 तारीख को हम अपना जीएसटीआर 3B भरते हैं, जनरली मंथली बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी में पेमेंट मंथली बेसिस पे नॉर्मली होता है। जब आप अपना जीएसटीआर 3B भरते हो यानी 20 तारीख को, तब आप अपना पेमेंट भी करते हो। ठीक है। जीएसटी में पेमेंट हो या रिटर्न हो या रजिस्ट्रेशन हो या और कोई भी एक्टिविटी हो, सब ऑनलाइन है। इवन आपको जीएसटी डिपार्टमेंट में कंप्लेन करनी है तो वो भी ऑनलाइन ही है। नो चिट्ठी पत्री, ओनली ऑनलाइन, ओनली मेल। चलो आगे बढ़े। फिर हमने जीएसटी में कंपोजिट स्कीम सीखा कि जीएसटी में जिनका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा या 20 लाख से ज्यादा लेकिन 1.5 करोड़ के अंदर अंदर है, वो चाहे तो कंपोजिट स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। उस कंपोजिट स्कीम में उन्हें सिर्फ 1% जीएसटी देना है, 0.5 CG एंड 0.5 SG, और उन्हें कोई आईटीसी नहीं मिलेगी। और जो ये 1% जीएसटी दे रहे हैं वो उन्हें अपने पॉकेट से देना है, वो कस्टमर से जीएसटी ले नहीं सकते, इसलिए वो जो इनवॉइस बनाएंगे उस पर जीएसटी नहीं कोट करेंगे, यानी कस्टमर से जीएसटी नहीं लेंगे। कंपोजिट स्कीम इज एन ऑप्शनल स्कीम, आप चाहो तो लो, चाहो तो मत लो। आप ईयर टू ईयर ये स्कीम चेंज कर सकते। साल की शुरुआत में आपको सोचना है कि आप कंपोजिट स्कीम ऑप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। फिर हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की बातें की कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जिनका है, द पर्सन इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड, ओनली दोज आर लायबल टू पे जीएसटी। यदि आप रजिस्टर्ड बंदे हैं तो आपको जीएसटी देना मैंडेटरी है, भले ही आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्यों न कराया। यदि आपने जीएसटी में टर्नओवर, आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर यदि आपका 40 लाख से ज्यादा है, एंड इफ यू आर सप्लायर ऑफ गुड्स ओनली, देन योर रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। एंड इफ यू आर सप्लायर ऑफ सर्विस, देन द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 20 लाख, एंड इफ यू आर सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ, देन थ्रेशोल्ड सीलिंग इज 20 लाख। इससे ऊपर जाते ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके अलावा जीएसटी में जो इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजते हैं, उनका टर्नओवर नहीं देते, उन्हें हमेशा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऐसे और भी पॉइंट है लेकिन इंट्रो में मैं इतना ही कवर करूंगा। रिटर्न के बाद, अच्छा रजिस्ट्रेशन में एक बात और बताई मैंने आपको, यदि आपकी एक ही स्टेट में अलग अलग ब्रांचेज है तो चॉइस आपकी है कि आप सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन लो या सेपरेट रजिस्ट्रेशन लो। लेकिन यदि आपके अलग अलग स्टेट में ब्रांचेज है, एक कैलकाटा में और एक राजस्थान में, तो फिर आपको 2 रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। और while counting your turnover 40 lakh, 20 lakh, whatever threshold ceiling we are counting, we count your pan India turnover, that is aggregate annual turnover. Next we move to export import. तो एक्सपोर्ट में हमने सीखा कि एक्सपोर्ट को लिटरली जीएसटी में जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं। लिटरली जीरो रेटेड सप्लाई 2 तरह की होती है, एक एक्सपोर्ट और एक क्लियरेंस टू सेज। एक्सपोर्ट पे या क्लियरेंस टू सेज पे आपको आईटीसी मिलता है लेकिन आपको आउटपुट पे जीएसटी नहीं देना रहता। आउटपुट पे जीएसटी नहीं देना रहता, इसलिए 2 मैकेनिज्म है। ऑप्शन 1,
या तो आप एक बार जीएसटी दे दीजिए, बाद में उसका रिफंड क्लेम कर लीजिए, या फिर आप जीएसटी दीजिए ही मत, बस एक बॉन्ड साइन कर दीजिए कि जो गुड्स निकल रहा है वो एक्सपोर्ट के लिए निकल रहा है, जब एक्सपोर्ट हो जाए तो बॉन्ड रिलीज कर दीजिए। रिगार्डिंग इंपोर्ट, अच्छा एक्सपोर्ट में गुड्स एंड सर्विस दोनों का ट्रीटमेंट पैरिटी पे है, एक्सपोर्ट में गुड्स एंड सर्विस दोनों का ट्रीटमेंट पैरिटी पे है, लेकिन इंपोर्ट में गुड्स एंड सर्विस का ट्रीटमेंट एकदम अलग है। यदि आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जीएसटी लगता है, लेकिन उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी भी लगती है, और इसलिए बेसिक कस्टम ड्यूटी और जीएसटी एक ही डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है और उसका नाम है कस्टम डिपार्टमेंट। यानी इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जीएसटी के प्रोविजंस जीएसटी लॉ से गवर्न नहीं होते, कस्टम लॉ से गवर्न होते। वेयरएज इंपोर्ट ऑफ सर्विस जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, इसलिए उसके ऊपर जीएसटी लगती है, वो कलेक्शन जीएसटी डिपार्टमेंट खुद करता है, और जीएसटी डिपार्टमेंट उसके ऊपर आरसीएम लगाता है और इंडियन रेसिपिएंट से वो पूरा जीएसटी का पैसा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद हमने आपको जीएसटीएन के बारे में बताया, जीएसटी नेटवर्क, कि पूरा जीएसटी का काम ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, पेमेंट ऑनलाइन, रिटर्न ऑनलाइन, अपील ऑनलाइन, सारे ग्रीवेंस हैंडलिंग ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन का पोर्टल हैंडल कौन कर रहा है? तो वो है जीएसटीएन, ये सारा उसको हैंडल कर रहा है, ये क्लोजली हेल्ड कंपनी है। उसके बाद हमने जीएसटीआईएन के बारे में समझा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर या जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, कुछ भी बोलो। ये 15 डिजिट का कोड है, जिसके पहले 2 डिजिट में आपका स्टेट कोड, नेक्स्ट 10 डिजिट में आपका पैन, और उसके बाद जेड, और उसके बाद नंबर ऑफ प्रीमाइसेस यू हैव या नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन यू हैव, एंड लास्ट में एक अननोन कोड है जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट अलॉट करता है, आपको नहीं पता। दैट इज ऑल अबाउट इस जीएसटी में। सुनने में लग रहा है कि 15 मिनट में हो गया, लेकिन जब हमने इसके ऊपर सम्स बनाए थे तो सम्स बहुत काउंटिंग करता है। वो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी आपके एग्जाम में कंपल्सरी एक क्वेश्चन आता है, और उसका मैंने 50% से ज्यादा इसी क्लास में करा दिया। फिर एक कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी और क्लास कराऊंगा जब आपको आईटीसी का ब्रॉड नॉलेज हो जाएगा, वहां पे हम लोग इस और डिटेल में करेंगे। लेकिन आपके एग्जाम के 50% स्कैनर यहां से कवर हो जाएंगे उस टॉपिक से। कौन सा टॉपिक का? कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी का। तो आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो। हाउ लॉन्ग? 17 से 18 मिनट में मैंने पूरा जीएसटी आपको सुना दिया। ये जो दिया से मैं तुझे बताता हूं, ये जो दादा अपना नाम की रूप वर्मा, अच्छा रूप वर्मा, कर्मकार। तो ये जो रूप, ये जो होता है ना अपना, ये रिकैप, ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। और अपना आप है ना इस मशीन से ज्यादा इस मशीन पे फेथ करो। तो आपको क्या लग रहा है कि मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, हम सुन लेगा, लेकिन वास्तव में जो इस रिकैप को एकदम थॉरली सुन लेता है ना, उसका वो चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आई साइट वन ऑफ द एग्जांपल, मेरा एक फ्रेंड है मनोज सराफ, उसने मेरे को, मैं सीए में विदाउट ट्यूशन पढ़ा था, तो उस समय सीए में एक टॉपिक था वो क्यूआर, वो बिना ट्यूशन तो होता नहीं, बहुत इलॉजिकल है वो, और बिना ट्यूशन तो होता नहीं है। और मैं ट्यूशन लिया नहीं था, लास्ट में मुझे रियलाइज हुआ कि यार तो मैं फंस गया यहाँ पे, किताब से पढ़ रहे समझ में नहीं आ रहा। तो मनोज ने मेरी बहुत हेल्प की, उसने मुझे वो सारा सिखाया। उसने अपने फ्रेंड लोग को भी बोला जो उसको अच्छे से नहीं आता, उसने अपने, उसकी सर्कल बड़ी थी तो जो ट्यूशन जाता था, तो उसने अपने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स को मेरे से मिलाया, बोला संजय ये तो जरूर रैंक लाएगा, इससे दोस्ती करो। और उसने मुझे वो टॉपिक खुद या अपने फ्रेंड से सिखवा दिया, उससे कारण मेरी भी सर्कल बड़ी होगी। जब मैं सीएस दे रहा था तो वो भी सीएस दे रहा था, मैं सीएस की अपनी तैयारी कर रहा था, हम लोग नॉर्मली इंटरेक्ट कम ही करते थे। एक दिन वो आया, बोला मैं सीएस नहीं दे रहा हूँ। मैंने बोला क्यों नहीं दिया? बोला ट्यूशन नहीं हुआ। मतलब ट्यूशन की क्या दरकार है? बोला यार तुम बिना ट्यूशन के पढ़ लेता, हम लोग से नहीं होता। मैंने बोला मैं पढ़ा दूंगा, तो आज एक कर्जा था ना वाते में, कर्जा यार नहीं रहता, आज तक भी नहीं रहता। तो मैंने बोला यार मैं पढ़ा दूंगा, और मेरा ट्यूशन सिलेबस कंप्लीट था। मनोज बोला तू पढ़ा देगा, लास्ट डेट भी ना बचा है। मैंने बोला पढ़ा दूंगा। वो डेली मेरे यहाँ आ जाता 4 घंटे, और मैं उसको ऐसे जैसे भी तुम्हें रिकैप सुना रहा हूँ ना वैसे सुना, और वो भी जैसे ये 2-4 बच्चे सुने ना यहाँ पे एकदम बड़े ध्यान से, वो भी बेटा एकदम ऐसे बैठ के तुम सुनता रहता। उसको बोला हुआ था जब तक तुझे बहुत जरूरी ना लगे ना, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना, लो मेरा टूट जाएगा बॉस। मैं कौन सा टीचर हूँ, मैं भी तो बोल ही रहा हूँ, स्टूडेंट ही तो। मैं उसको बोलते रहता, और वो बैठ के सुनते रहता, नोट कर लेता, जब उसको डाउट आता वहाँ पे नोट कर लेता, सुनते रहता। पूरा सुनने के बाद जो उसका डाउट था ये समझ नहीं, आप पूछ लेता और चला। तो 3-4 घंटा मेरे यहाँ ऐसे पढ़ता,
फिर अपना घर में पढ़ता। नतीजा ये हुआ सिर्फ उसने सुना, लिटरली सिर्फ सुना, और जो मेरे हैंड नोट्स था वो कॉपी कर करके ले जाता, जेरॉक्स कर करके ले जाता। सिर्फ उसने ऐसे 1.5 महीने में पूरा CS इंटर क्लियर किया। वो आज तक मेरे लिए थैंकफुल है। आज तक भी वो मेरे को मतलब अपनी कंपनी का डायरी कार्ड वार्ड हमेशा भेजते रहता है। कल भी उससे बात हुई, हम लोग का फैमिली रिलेशनशिप है। अभी इधर 42 वाला बिल्डिंग में फ्लैट लेके बैठा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप बहुत फोकस होकर सुनते हो ना, तो स्ट्रेंथ क्या आती मालूम, आपका फोकस चेक हो जाता है कि मैं 20 मिनट में कैच कर सकता हूं, तो सुना ना। वो आज भी उतना ही पावर रखता है। उसके सामने तुम एक बात बोले, उसको पूरा ध्यान रहता है कौन सी बात कब बोली गई थी। तो वो फोकस उसने इंप्रूव किया था तुम्हारी एज में बैठे बैठे। तो प्लीज ये 20 मिनट का रिकैप, जैसे लड़का ना 2 क्लास में आया नहीं था, ये फिर भी सुने जा रहा कंपोजिट स्कीम RCM, तो बोल रहा सर बोली तो मैं सुनूंगा तो समझ में आ जाएगा। एंड आई एम श्योर जितना कंपोजिट स्कीम अभी तुम्हें आता ना उतना इसको भी आता है, जबकि तुमने क्लास अटेंड की थी, इसने सिर्फ रिकैप किया है क्योंकि इसने फोकस होकर सुन लिया। तो इसका टाइम बच गया। अब यदि थोड़ा बहुत डाउट भी है तो घर जाके ऑडियो मार लेगा, क्लियर। तो क्लास इसको नहीं भी देखा हो तब भी एक बार तो काम हो जाएगा ना। अच्छा बहुत अच्छे से नहीं आया लेकिन नेक्स्ट क्लास में तो मैनेजेबल हो गया ना। तो प्लीज प्लीज जब भी चैप्टर एंड होगा मैं ऐसा ही ऑडियो तुम्हें हमेशा बनाऊंगा, और उस समय मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम मेरा मत सुन, तुम खुद भी बोल। अरे मैं कौन सी नई बात बोल रहा हूं, वही तो बोल रहा हूं जो तुमने आती है। तुम खुद भी मरमरीन कर, लेट द साउंड प्रिवेल। ऑडियो खराब होगी मैं वापस ऑडियो बना के दे दूंगा, तुम बोल साथ में। और इस तरीके से हम लोग पूरा टॉपिक बोल बोल के याद करेंगे। अभी तो इंट्रो चल रहा है, और बस अब इसी रिकॉर्डिंग को आप 4-5 बार सुन लेना भाई, और तुम्हारा काम खत्म। कॉपी से भले मत भी देखो, इसको 4-5 बार सुन लेना, और फिर कोई भी मुर्गा मिले उसको पकड़ के इंट्रो पढ़ा लेना। मुर्गा समझता है यार, वो बंदा जो मेरा भला कर सकता है, उसको बैठा के उसको पूरा सुना देना। उसका तो भला होना ही है, डैम श्योर उसका भला होना है। मैं CS इंटर में 8th रैंक लेकर आया, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू मनोज का, जबकि वो मेरे को थैंकफुल है। और मैं अंदर अंदर बाय बॉटम ऑफ माय हार्ट आई एम स्टिल थैंकफुल टू हिम कि मेरा 8th रैंक सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मेरे को मिला, वो मिला, मैं पूरा सुनाता गया, और फिर वो अपनी वो कॉपी से मिलाता रहता, याद सुनता रहता। जब याद नहीं रहता फिर लास्ट बोलता तुम ये 2 पॉइंट नहीं बोला, मेरा भला हुआ कि नहीं हुआ पता। तो मैं बॉटम ऑफ हार्ट से मनोज का थैंकफुल हूं, वो अपने बॉटम हार्ट से मेरा थैंकफुल है। एंड इन दिस मैनर दुनिया गोस, कोई एक किसी दूसरे का भला करता ही नहीं है, बोथ एक दूसरे का भला। तो दोस्त आज की क्लास हमारी यहीं पे ओवर। तुम लोग प्लीज मेरे को पूरा टाइम दिया करो। आज भी 10 मिनट ओवर टाइम करने के बाद भी मेरा 2 घंटे का पूरा क्लास नहीं हुआ। और गाना तो तुम्हें याद ही है, गाना भी रिकॉर्ड मार लो, जितना होता है रिकॉर्ड मार, ऑडियो मारो फटाफट। नेक्स्ट क्लास कितना बजे? 3:15। मैं सब खबर ले लिया हूं। चलो चलो रिकॉर्डिंग मारो फटाफट। रेडी ऑन। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे GST को मोदी जी, GST सेल पे न लगे, सर्विस पे न लगे, सेल पे न लगे, सर्विस पे न लगे, सप्लाई पे लगता जी, GST वैट इज नो मोर, एक्साइज नो मोर, एंटरटेनमेंट नो मोर, एंट्री टैक्स नो मोर, सर्विस टैक्स अब नहीं, GST कस्टम चलेगा, कस्टम चलेगा, स्टैम्प ड्यूटी चलेगा, चलेगा STT, GST 5 और 12 28 18 ज्वेलरी पे सिर्फ 3, GST इंट्रा सप्लाई CGSC भाई, इंट्रा सप्लाई CGSC भाई, इंटर पे IGST,
ST और भी बहुत सारे पैरा रिटेन नहीं रहते, कर लेंगे इसको फिर कभी, लेकिन PPT ले आऊंगा पूरा सुना दूंगा। ठीक है, मस्ती मारो।